आप ही समझ लीजिए सैनिटाइजेशन जो हमने कोरोना में जो किया, जो हाथ में जो इस तरीके से सैनिटाइज करते थे, वो क्या करते थे कीटाणुओं को मारने के लिए। और ये प्रोसेस इतने हजारों साल पहले यहाँ पे ये बता दी गई, जब वो समझते भी नहीं होंगे लोग कि कीटाणु क्या होते हैं, ये बता दी गई सुश्रुत ने। और ये जोसेफ लिस्टर से हजारों साल पहले कि कणाद ने परमाणु सिद्धांत बताया। चरक ने इलाज किया, चरक ज्ञाता थे, आयुर्वेद के भी ज्ञाता थे। उसके अलावा आपने देखा सुश्रुत एक सर्जन थे, सर्जन के साथ में उन्होंने कई उपकरण दिया, प्लास्टिक सर्जरी की, प्लास्टिक सर्जरी का पिता बोलते हैं, सर्जन में वो सबसे श्रेष्ठ थे, सबसे पहले ग्रंथ दे दिया उन्होंने और 101 उपकरण दे दिए। ये आपके पास में जो इक्वेशन होती है इस त्रिभुज के, समकोण त्रिभुज के पास में जो आपके पास इक्वेशन होती है, ये चीज़ उस समय हमारे पास में दे दी गई थी बोधायन प्रमेय के नाम से। ठीक है, बोधायन प्रमेय के नाम से पृथ्वी गोल है ये बात बताई, और चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है ये भी बात इन्होंने बताई। शास्त्र में कई योगदान दिए, इसलिए इनको क्या कहते हैं कि परमाणु युग की शुरुआत किसने करी कि होमी जहांगीर भाभा ने। एक तो इन्होंने कण खोज दिया मेसोन, दूसरी बात इन्होंने 3 रिएक्टर स्थापित कर दिए, अप्सरा, साइरस और जर्लिना। भाई परावर्तन क्या है, ध्वनि की आवाज़ कहाँ टकराती है ये भी उनको पता था। दूसरी बात मैथ्स कैसे कि 45 डिग्री के एंगल पे ये बनाओ ताकि यहाँ से टकरा के वापस यूँ चली जाए और फिर इधर आ जाए। पड़ोसी राज्य का ये किसी का हमला हो तो कोई भी एक सैनिक आकर के वहाँ ताली बजा देता था, जिससे किले में लोग सतर्क हो जाते थे। 1 किलोमीटर दूर किला है, वहाँ पर राजा बैठे हुए, राजा के कानों तक वो आवाज़ पहुँच गई। केवल एक इस पहचान के लिए ये चीज़ बताई गई, और यह विधि साइंस और मैथ के बिल्कुल आप समझ लीजिए उत्कृष्ट इंजीनियरिंग को ये बताती है। गोलकोंडा फोर्ट। हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस प्लेटफॉर्म प्रोग्रेशन एकेडमी पर, जहां मैं प्रतीक जैन आपके साथ चल रहा था साइंस के सफ़र पर। तो साइंस के सफ़र पर चलते चलते आज हम साइंस से हिस्ट्री में कन्वर्ट होने वाले हैं, क्योंकि आज का जो हमारा चैप्टर है वो होगा साइंस की हिस्ट्री। क्योंकि हमारा जो आज का चैप्टर है वो हमारे सिलेबस में नया जुड़ा है, और नया जुड़ने के साथ में इस चैप्टर का नाम है आपका विज्ञान में भारत की पारंपरिक ज्ञान प्रणाली। वास्तविकता में इसके अंदर पढ़ना क्या है ये आपको ये समझना चाहिए कि जैसे कि साइंस में अब तक प्राचीन काल से लेकर के मध्यकाल और आधुनिक काल तक अब तक जितनी भी वैज्ञानिक हुए हैं, जितनी भी खोज हुई है, जिसने भी जो जो काम किया है, वो सारा हमारे भारत के अंदर जितने भी फेमस जो साइंटिस्ट हुए, गणितज्ञ हुए, भूगोल, भौतिक विज्ञानी जितने भी अब तक हुए, उन सबके बारे में हमें अध्ययन करना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा किसने कौन सी खोज की, चाहे वो किताब में हमारे पास में लिखी हुई कहीं उनका फेमस नाम हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो, लेकिन अगर वो भारत से संबंधित है, बाहर गया है, वो ज्ञान कहीं पे गया है, तो उन साइंटिस्ट का नाम बदल करके विदेशी साइंटिस्टों ने जो अपने नाम पे कर लिया, उसको हमें ये देखना पड़ेगा कि सबसे पहले भारत में क्या क्या चीज़ों की खोज हो चुकी थी। तो प्राचीन काल से विज्ञान कितना समृद्ध रहा है इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको यहाँ पे थीम समझ में आ रही है कि थीम में हम देख रहे हैं कि हम पढ़ेंगे प्राचीन काल के जो, जैसे कि महर्षि कणाद हुए थे, पतंजलि हुए थे, उस टाइम के काल से शुरू होकर के, और आधुनिक काल में जैसे मिसाइल मैन हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम तक, जितना भी हमारे साइंस में आज तक तरक्की की है, जो जो नई खोजें हुई है, उनके बारे में हम करेंगे। चाहे इसमें पतंजलि जैसे कि योग सूत्र हो गया, चाहे भास्कराचार्य को कोई गणितज्ञ हो गया, मतलब गणित भी विज्ञान का ही एक पार्ट है, तो उसको भी हम इसके साथ में कवर करते हुए चलेंगे और कोशिश करेंगे आज की इस क्लास में आपको ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए आज की क्लास। क्योंकि ये वैसे हिस्ट्री की तरह से कि हमें जैसे हिस्ट्री पढ़ते हैं, हिस्ट्री में सिर्फ आपको समझना होता है, दिमाग में एक बार बिठाना होता है कि क्या क्या किसने कहाँ किया, उसके बाद में उसको याद ही करना है, रटना ही है। तो इस तरीके से हम कोशिश करेंगे कि आज की क्लास में ये आपको यहीं की यहीं इस पैनल PPT के माध्यम से आपको सब कुछ दिमाग में फिट बैठ जाए और इसी क्लास में ये चैप्टर यहीं के यहीं खत्म हो जाए। तो उम्मीद है आपको क्लास पसंद आएगी, और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम देखेंगे कि भारतीय विज्ञान का अतीत से अनंत तक, आज वर्तमान तक क्या योगदान रहा है। आप ये पहचान गए होंगे कि क्या चीज़ है, नहीं भी पहचाने होंगे तो आज हमारी क्लास में ये सब चीज़ें आ जाएगी कि कौन सी चीज़ कब कहाँ कैसे बनाई गई, किसने बनाई। सबसे पहले हम देखेंगे विज्ञान का अर्थ, जैसे थोड़ा टीचिंग मेथड पढ़ लेते हैं कि विज्ञान का अर्थ क्या होता है। विज्ञान संस्कृत भाषा के विज्ञानम से लिया गया है, जिसका अगर संधि विच्छेद करें तो इस तरीके से वी प्लस ज्ञान प्लस लुट, ल्युट प्रत्यय, वी आपके पास में उपसर्ग हो गया, ज्ञा यहाँ पे धातु हो गई, इससे ये मिलकर के बना है विज्ञान। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, विशेष ज्ञान। ठीक है, इसी तरीके से जो साइंस शब्द है आपका इंग्लिश में, हिंदी में तो हो गया विज्ञान, अब साइंस जो शब्द है वो लेटिन भाषा के साइंटिया शब्द से बना है, साइंटिया या साइंशिया। ठीक है, कुछ भी इसका उच्चारण आप कर सकते हैं, मेन ये पता होना चाहिए कि इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है टू नो या फिर जानना। ये तो हो गया थोड़ा बेसिक विज्ञान शब्द कहाँ से आया। ठीक है, उसके अलावा जैसे परिभाषा आप देख सकते हैं कि प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन एवं अर्जित प्रयोगों के द्वारा
प्रमाणित वर्गीकृत ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। परिभाषा आपसे नहीं पूछी जाएगी, जो हमारा चैप्टर है उसमें इतिहास पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं इतिहास में। पहले हम देखेंगे विज्ञान की शाखाएं, विज्ञान के अंदर क्या क्या आता है। भाई हमने अभी भास्कराचार्य का नाम लिया, आर्यभट्ट का नाम लिया, तो वो क्यों लिया कि वो तो गणितज्ञ, वो विज्ञान में नाम क्यों आया। इसके लिए हमें समझना होगा कि विज्ञान से ही बाकी सारे जो सब्जेक्ट हैं वो विज्ञान से ही निकले। जैसे विज्ञान को जैसे इन्होंने बांटा प्राकृतिक विज्ञान में, अब प्राकृतिक में दो भागों में बांट दिया कि भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। अब भौतिक विज्ञान की अलग अलग ब्रांचेज, कि भौतिक विज्ञान के अंदर ही ये सारी ब्रांचेज है कि भौतिकी, फिजिक्स जो हम पढ़ते हैं, फिजिक्स भी हमारे इसके अंदर ही है, भौतिक विज्ञान में, फिजिकल साइंस में। फिर उसके बाद में रसायन यानी कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिर मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स भी साइंस का ही पार्ट, साइंस का पार्ट माना जाता है कि साइंस के अंदर ही आपके पास मैथमेटिक्स हो गई। फिर जियोलॉजी, जियोलॉजी यानी कि भूगर्भ विज्ञान, भूगर्भ के अंदर वाली चीज़ों का विज्ञान, वो भी आपके एक तरह से विज्ञान ही हो गया। और खगोल, खगोल शास्त्र, एस्ट्रोनॉमी, ये भी आपके क्या हो जाएगा, विज्ञान का ही पार्ट है। मतलब फिजिकल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी। अब ये तो हो गए फिजिकल साइंस के अंदर। अब जीव विज्ञान, जिसके अंदर थोड़ी जीव, लाइफ साइंस, सजीव की मात्रा होती है, जीवन होता है, उसको जीव विज्ञान के अंदर रखते हैं। अब इसमें एक तो हो गई चिकित्सा साइंस, मेडिकल साइंस, चिकित्सा विज्ञान, जो भी हम मेडिकल के बारे में जो भी हम तरक्की कर रहे हैं वो सब आ जाएगा मेडिकल विज्ञान में। फिर वनस्पति यानी कि पेड़ पौधों के बारे में जो भी हम बातचीत करेंगे, पेड़ पौधों की किसमें क्या होता है, कहाँ सजीव है, निर्जीव है, क्या नहीं है, पेड़ पौधे, पत्तियां, वो सब कुछ आ जाएगा आपके बॉटनी के अंदर। और एक होता है जूलॉजी, ये प्राणी विज्ञान यानी कि मनुष्य, जानवर, इन सब के बारे में जो अध्ययन करते हैं वो प्राणी विज्ञान यानी कि जूलॉजी के अंदर होता है। अब वर्तमान में इसकी कुछ और ब्रांचेज भी निकल के आ गई है। वो क्या है, वर्तमान में जो चल रही है अभी नई, हाल फिलहाल में जो 21वीं सदी में जो चल रही है वो है जैसे कि आनुवांशिक अभियांत्रिकी, जेनेटिक्स इंजीनियरिंग। ठीक है, जीन में क्या परिवर्तन हो रहा है, कई ऐसी बीमारी आ रही है जिसमें जीन में परिवर्तन देख करके डीएनए, फिंगरप्रिंटिंग, इस तरह की जो टेक्नोलॉजी होती है वो है आपकी आनुवांशिक अभियांत्रिकी। फिर कंप्यूटर साइंस, कि कंप्यूटर को भी साइंस का ही एक पार्ट माना गया है कि अगर साइंस नहीं होती तो कंप्यूटर कैसे बन पाते। ठीक है, तो कंप्यूटर साइंस हो गया। सूचना तकनीकी, आईसीटी, ये आप जानते हैं, सूचना तकनीकी कंप्यूटर। और जैव तकनीकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी। अब ये सारी चीज़ें साइंस के पार्ट है, सब्जेक्ट के नाम है, आप अच्छे से जानते हैं कि साइंस के क्या क्या पार्ट हो सकते हैं। अब हम चलते हैं मेन जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें। एक और टीचिंग मेथड की एक और बात हम पढ़ते हैं, वैज्ञानिक विधि। टीचिंग मेथड में हम कई तरीके के, आगमन विधि, निगमन विधि, एक ऐसी भी होती है वैज्ञानिक विधि। तो वैज्ञानिक विधि क्या होती है, वैज्ञानिक विधि घटनाओं को वैज्ञानिक ढंग से सोचने का रूप प्रस्तुत करती है कि वैज्ञानिक ढंग से कैसा सोचा जाए। इसमें मेन आपको चरण ध्यान रखने कि वैज्ञानिक विधि के चरण क्या होते हैं, वो कई बार क्रम से जमवा लेगा कि किसके बाद कौन सा आना चाहिए, किसके पहले कौन सा आना चाहिए। 4-5 चरण दे करके उनको अरेंज, रीअरेंज वाला सिस्टम आपके पास में दे दी जाएगा क्वेश्चन। जैसे सबसे पहले तो आप समस्या की पहचान करो। सबसे पहले क्या करना है कि जो भी आपके पास प्रॉब्लम आ रही है उसकी पहचान करो कि किस टाइप की प्रॉब्लम है। फिर आप उसके बारे में परिकल्पना बनाओ, अपने दिमाग में उस चीज़ के बारे में सोचो कि इसको कैसे सोल्व किया जा सकता है। फिर उसके परीक्षण योग्य परिकल्पना बनाओ कि हम इसके ऊपर क्या प्रयोग कर सकते हैं। फिर आप उसके बारे में कुछ आंकड़े एकत्रित करो। आंकड़े एकत्रित करने के बाद में उन आंकड़ों का परीक्षण करो। उन परिकल्पना जो आपने बना रखी, जो भी आपने सोच रखा है कि इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सोल्व करनी है, उसका परीक्षण करो। और परीक्षण करने के बाद में आखिर में आपके पास में जो भी आएगा वो आपका परिणाम निकल के आ जाएगा। उस परिणाम को अगर सही हुआ तो ठीक है, अगर परिणाम गलत हुआ तो आप उसका दोबारा परीक्षण करो। भाई हमें जिस तरीके का हमारा परिणाम चाहिए, तो आपके क्या हो सकता है परीक्षण करने में कुछ त्रुटि हो गई तो आप पुनः परीक्षण करो। भाई यहाँ क्या है, परीक्षण करना, फिर परिणाम निकला, परिणाम के बाद में पुनः परीक्षण, और पुनः परीक्षण के बाद में फिर सामान्यकरण करना, यानी कि फिर होता है हमारे सिद्धांत का निर्माण। ये अंतिम चरण है कि सिद्धांत का सामान्यकरण करना। ये एक टीचिंग मेथड का भाग था, बस केवल आपको वैज्ञानिक विधि क्या होती है ये समझना था। अब चलते हैं हमारे मेन उद्देश्य, जो हमारे चैप्टर का नाम है कि भारत में पारंपरिक ज्ञान प्रणाली, कि विज्ञान के भारत में क्या क्या उपयोग दिए, प्राचीन काल से अब तक विज्ञान में क्या क्या खोज हुई है। उसके लिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि वैदिक काल में आपने देखा होगा मोहनजोदारो सभ्यता के बारे में हम पढ़ते हैं, हिस्ट्री में पढ़ते हैं, मोहनजोदारो, हड़प्पा, इस तरीके की कई सभ्यताएं हुई है। उन सभ्यताओं में भी हमें कई जगह पे वैज्ञानिक प्रमाण देखने को मिलते हैं, विज्ञान का, जहाँ पे वैज्ञानिक सोच के अंतर्गत कोई काम किया गया हो। अब हम देखते हैं कि हमारे पास में जो सभ्यता थी वो सिंधु घाटी सभ्यता, जो आज से 3000 ईसा पूर्व, यानी कि आज से 5000 साल पहले, 3000 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता, उस टाइम पे जो सभ्यता विकसित हुई, उस सभ्यता में जो नगर बनाया गया, इस तरीके से जो नगर बनाया गया वो एक तरह से सुनियोजित नगर था। वहाँ पे जैसे नालियाँ बनाई गई तो उनके पास में पूरा एक सिस्टम था कि नालियों के ढलान के अनुसार बनाया जाए, नगर बनाया जाए तो इतनी लंबाई चौड़ाई बनाई जाए, ईंटें बनाई जाए तो ईंटों का अनुपात ऐसा हो, 4:2:1, जो भी आपके पास अनुपात है, इस तरीके से ऐसे चौड़ी सीधी सड़कें हो, यहाँ पे इस तरीके से काटती हो। ये पूरा जो भी सिस्टम क्रिएट किया गया
वो किस हिसाब से किया गया, इस सब में पूरी मैथमेटिक्स का और साइंस का यूज किया गया था। ठीक है, मैथमेटिक्स और साइंस का यूज किया गया था, यानी कि विज्ञान आज की नहीं है, भारत में विज्ञान तब से चली आ रही है। इसका मतलब यही बताना चाह रहे हैं कि विज्ञान ये आज की नहीं है। आप जो आज देख रहे हो कि उपग्रह लॉन्च कर दिया या अपने हाथ में टेक्नोलॉजी आ गई, तो ये आज की विज्ञान नहीं है। ये बताना चाहते हैं कि भारत देश पहले भी कितना विकसित था, जब कई दूसरे देश पनपे भी नहीं थे, तब भी हमारे पास में वैज्ञानिक सोच और वैज्ञानिक हमारे पास में कई प्रमाण इस तरीके से मौजूद है। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता में वहां क्या था, सुनियोजित नगर और जल निकासी की व्यवस्था और ईंट निर्माण की वास्तुकला। भाई ईंट को निर्माण किया गया, सबसे पहली बात तो ईंट का निर्माण किया गया। हमने एक कच्ची ईंटें या पक्की ईंटें बनाई, बनाने की विधि, अब किस तरीके से बना रहे हैं, उनको किस तरीके से पका रहे, हर एक चीज में वैज्ञानिक सोच का प्रमाण मिलता है। ठीक है, और साथ में जो मैथमेटिकल तो आपको पता लगता ही है कि यहाँ पे इतना उसमें बताता है उच्च नगर, निचला नगर, ऊंचा नीचा, और फिर बाद में आपके पास में ये बताया गया कि कैसी कैसी सड़कें थी, बिल्कुल समकोण पे काटती थी, यानी कि कोण का वहाँ पे उनको ज्ञान था, अनुपात का वहाँ पे ज्ञान था, क्योंकि उनकी ईंटें जो थी वो एक निश्चित अनुपात में थी, तो अनुपात का भी ज्ञान था। इसका मतलब वहाँ पे मैथमेटिक्स का भी उनको ज्ञान था। फिर उसके बाद में धातु विज्ञान, उसी समय में कई हमारे पास में धातु की चीजें निकली, कि जैसे धातु की नर्तकी निकली, नृत्य करती हुई मूर्ति निकली, कई पशु पक्षियों की मूर्तियां निकली, भगवान की, इनकी जो भी मूर्तियां वगैरह कुछ भी निकली आपके पास में पशु पक्षियों की, उन सब में क्या है, कई धातुओं की भी निकली है, कुछ तांबे की निकली, बाद में आते जाएंगे कांसे की, तांबे की, पीतल की, अलग अलग जो भी आपके पास में धातुओं की निकली, वो सारी किस टाइम पे निकल रही है, आज से 5000 साल 4000 साल पहले। तो इसका मतलब वो धातु जमीन के नीचे से निकाली गई, निकाल के उस धातु का निष्कर्षण किया गया, जो हम आज पढ़ते हैं साइंस में, धातु का निष्कर्षण करना, कि धातु को कैसे गलाना है, कैसे उनको शुद्ध करना है, शुद्ध करने की टेक्निक और उनको गलाने की पूरी विधि उनको उस समय पता थी, आज के 5000 साल पहले। हमारी जो साइंस हम आज देख रहे हैं, ये साइंस विदेशों में या फिर हमारे यहाँ पे जो पनप रही है, ये साइंस आज की 200 300 500 साल पुरानी है, लेकिन हमारे पास में 5000 साल पहले भी ये चीज़ हमें विधि पता थी कि किस तरीके से जमीन के नीचे से हमने धातु निकाल के उसका अयस्क का सांद्रण किया, निष्कर्षण किया, और उससे एक प्योर धातु हमने प्राप्त कर ली, इतनी प्योर कि उस समय में बने हुए सिक्के या धातुएं, ये समझ लीजिए 95 से 99% की शुद्धता रखते थे। आज भी अगर आप जाकर के कोई सोने या चांदी की कोई अंगूठी बनवा के लाते हैं सुनार से, तो वो भी पूरी तरह शुद्धता, जितना बोलता है उतना नहीं बनाता। अब वो जानबूझ करके भी नहीं बनाता, और कुछ ऐसे स्टेज है जहाँ पे वो बना भी नहीं पाता। ठीक है, कई ऐसी धातु है जहाँ पे बोलते हैं कि 99% शुद्ध है, 99.99% शुद्ध है, लेकिन वैसा नहीं बना पाता। और उस काल में 95 से 99% शुद्ध धातुएं थी। ये फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको, सीधे सीधे समझना है कि उस समय 95 से 99% आपके पास में धातु शुद्ध हुआ करती थी, यानी कि उस समय का विज्ञान कितना सुदृढ़ था। हम आज का विज्ञान सुदृढ़ मानते हैं, लेकिन आप ये सोचिए कि उस समय कितना सुदृढ़ था, कि इतनी प्योर धातु यहाँ पे मिली। कई जो सिक्के मिले, कई हम राजाओं के सिक्के देखते हैं पुराने प्राचीन काल से, जो आर्यों के आक्रमण हुए या अन्य जो आपके पास में अब भी सिक्के मिलते हैं, वो सिक्के जैसे सोने का सिक्का मिला, चांदी का, तांबे के, उस समय के जो सिक्के मिल रहे थे वो कितने शुद्ध हुआ करते थे, यानी कि शुद्ध धातु बनाने की उनके पास में टेक्नोलॉजी थी। ठीक है, फिर हमने देखा वैदिक विज्ञान। वैदिक विज्ञान कैसे, कि वेदों के बारे में, उन वेद उपनिषद या उनके लिखा, उसके अंदर कई ऐसा वैज्ञानिक बातें बताई गई, कि जैसे कि प्रकृति के बारे में कई चीजें बताई गई। कई उन्होंने जैसे पंचांग बनाना, पंचांग कब से लेके कब तक कैलेंडर, कब आपके पास में सूर्य ग्रहण होने वाला है, कब आपके पास में चंद्र ग्रहण होने वाला है, ये हजारों सालों पहले लिख दिया गया कि सूर्य ग्रहण कब होगा, कब आपके पास में और कोई भी जो भी घटनाएं होने वाली है, कि कब कौन सी तिथि पड़ेगी, कौन सी तिथि किस दिन, 2 तिथि पड़ेगी, किस दिन क्या होगा, किस दिन क्या होगा, किस दिन चंद्रमा का, कहाँ पे पूर्णिमा आ रही है, कहाँ पे अमावस्या आ रही है, एकदम सटीक ज्ञान उस समय दे दिया गया। यानी कि उनके पास में, अब वहां तो तब तो कोई यंत्र नहीं हुआ करते थे, तब वो यहाँ पे पृथ्वी पे बैठे बैठे ऐसा थोड़ी था कि उन्होंने चंद्र सूर्य सबकी गतियां पढ़ ली। उस समय उन्होंने घड़ी बना दी। घड़ी किस तरीके से बना दी, कि जमीन पर एक कोई रख करके आकृति, उसकी परछाई से उन्होंने बता दिया कि ये इस पहर हुआ है, अभी ये पहर हुआ है, उस पहर के आधार पे उन्होंने अध्ययन किया। तो वैदिक ज्ञान। फिर उसके बाद में नक्षत्रों का ज्ञान, कि नक्षत्र उस समय बता दिए गए कि कई जो नक्षत्र होते हैं आपके पास में, कुंडली, जो आज आप कुंडली, जो आज के कई पंडित भी आपके पास में कुंडली सटीक नहीं बना पाते, तो उस समय वहां के जो पंडित हुआ करते थे वो उस समय कुंडली का बिल्कुल सटीक ज्ञान बता दिया करते थे कि आपकी कुंडली में क्या है, क्या दोष है, कौन सी कुंडली में कब चंद्रमा विराजमान है, कब क्या विराजमान है, किसमें 8वें भाव में क्या है, 4थे भाव में क्या है, ये सारी बातें उस समय दे दी गई। तो यानी कि तब का विज्ञान कितना ज्यादा सटीक हुआ करता था। सिंधु घाटी सभ्यता देख ली हमने, प्योर धातु किस तरीके से निकली वो देखी। वैदिक विज्ञान जैसे कि खगोल विज्ञान और परमाणु सिद्धांतों, परमाणु के बारे में हमारे पास में अभी पता लगेगा कि परमाणु के बारे में हमें काफी सालों पहले से हमें ज्ञान था। जो आज हम देखते हैं रदरफोर्ड का परमाणु नियम, डाल्टन का परमाणु नियम, ये सब तो अभी आए 100-200 साल पहले। हमारे पास में आज से 5000 साल पहले, 3000 साल पहले हमें परमाणु का ज्ञान था
और ये हमारे पास में बुक में लिखा हुआ है, स्पष्ट प्रमाण है। वो बीच में इतने आक्रमण होते गए कि हमारी किताबें यहाँ से बाहर चलती गई, बाहर से उन किताबों को दूसरी भाषाओं में कन्वर्ट किया गया, उस ज्ञान को उपयोग करके उन्होंने अपनी भाषाओं में दूसरी किताबें निकाली और जैसे पेटेंट करवा लिया, और बाद में उन्होंने उस खोज को अपना नाम दे दिया। जो हमारे यहाँ ऋषि मुनियों और कई प्राचीन काल के जो जितने भी महर्षि हुए, उनका जो भी ज्ञान था, उन्हीं वही ज्ञान वहां पे बाहर गया, और बाहर जाकर के जो आज के कई वैज्ञानिक है, उस ज्ञान के आधार पर या उसी ज्ञान को उन्होंने खुद का नाम बना करके सबके सामने पेश कर दिया। और आज हम उन्हीं को अपनी एनसीईआरटी की किताबों में पढ़ते हैं कि भाई रदरफोर्ड ने इस परमाणु की खोज की, डोल्टन ने ये परमाणु खोज की, ये चीज इसने दिया, ये नियम इसने दिया, पाइथागोरस थ्योरम किसने दी। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उस समय से हमारा ज्ञान संचित नहीं रह पाया। कई ऐसे आक्रमणकारी आए जो यहाँ से हमारी किताबों को या तो नष्ट कर दिया गया, कई ज्ञान हम, या ये मान लीजिए 90% ज्ञान अब भी नष्ट हो चुका है। जितना भी हमारा प्राचीन ज्ञान था वो 99% नष्ट हो चुका है। कोई 1% कुछ एक हमारे पास में एक वो मिलते हैं कि प्रमाण, कि इतना हमारे पास में किताब में कोई प्रमाण मिला, फिर बाद में पता लगता है कि ये जो इस वैज्ञानिक ने आज दे रहा है ये हमारे पास में तब का लिखा हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से नक्षत्रों के आधार पर काल की गणना, जैसे मैंने बताया भी कुंडली वगैरह में, तो ये सारे प्रमाण उस समय हो गए। ठीक है, उसके अलावा खगोल विज्ञान में नक्षत्रों ग्रहों की गति का ज्ञान, कि ग्रहों की गति, कौन सा ग्रह किस समय कहां पर होगा। इससे तो आपके पास सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का पता लगा कि ये ग्रह सूर्य और पृथ्वी के बीच में कब चंद्रमा आ जाएगा, कब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाएगी। ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण उस समय बता दिया गया। ठीक है, तो जब तो कोई भी यंत्र न, तो जब तो दूरबीन भी नहीं हुआ करती थी, टेलीस्कोप भी नहीं हुआ करता था, कोई ऐसा यंत्र नहीं था, कोई उपग्रह नहीं था, कुछ भी नहीं था। सिर्फ यहीं बैठे बैठे पूरा इस तरीके की गणनाएं किस तरीके से, किस आधार पर की गई, क्योंकि हमारा साइंस उस समय काफी सुदृढ़ हुआ करता था। फिर हम देखेंगे गणित में ज्यामिति का उपयोग। ज्यामिति का उपयोग कैसे? जैसे हम देखते हैं कि कई मंदिर हमें प्राप्त हुए, कई सभ्यताओं में मंदिर वगैरह, तो उसमें वेदी बनाई गई कि वेदी कितनी ऊंची होनी चाहिए, वेदी की कहाँ चौखट होनी चाहिए, किस आधार पर सीढ़ियां बनी हुई होनी चाहिए, कहाँ पे वेदी के अंदर पूरा गर्भगृह होना चाहिए। वो पूरे जो सिस्टम बनाया गया, जैसे ये ईंटें बनाई गई, मंदिर बनाए गए, ये यहाँ पे आपके पास में पूरी नगर नियोजित सभ्यताएं बनाई गई, इस सब में गणित का ज्ञान आपको देखने को मिला। अब ये टॉपिक आप वैसे देखा जाए तो हिस्ट्री की तरह से, लेकिन हम इसको साइंस के वे में पढ़ेंगे। आपको मजा आएगा, पढ़ने में भी मजा आएगा, लेकिन आपको याद भी करना है, क्योंकि क्लास लंबी हो सकती है। कोशिश मैं यही करूंगा कि एक क्लास में ये कंप्लीट हो जाए, क्योंकि यहाँ पे याद करने का काम कम है, समझने का ज़्यादा है। लास्ट में जो इसका निचोड़ निकलेगा वो आपके 15 से 20 मिनट का याद करने का निचोड़ निकल के आएगा। ठीक है, बस आप समझते जाइए। फिर उसके बाद में अब ज्ञान कहाँ से शुरू हुआ, शुरू कहाँ से हुआ, कुछ एक हम देखेंगे ऋषि मुनियों की, जैसे कि सुश्रुत थे। सुश्रुत कब थे? 600 ईस्वी पूर्व। कुछ की आपको डेट याद रखनी है जो मैं आपको बताता हूँ कि सुश्रुत लगभग थे 600 ईसा पूर्व। लगभग डेट मिलती है, कहीं कुछ आगे पीछे भी मिल जाएगी, लेकिन हम अपनी बुक के अनुसार चलेंगे कि बुक में आप गूगल पे देखोगे कुछ और मिल जाएगी, किसी और बुक में देखोगे तो कुछ और मिल जाएगी। आपको लगभग ध्यान रखना है कि सुश्रुत थे वो लगभग 600 ईसा पूर्व थे। फिर जो कणाद थे, महर्षि कणाद, वो थे आपके पास में लगभग 500 ईसा पूर्व। और जो पतंजलि थे, पतंजलि आपके 200 ईसा पूर्व। यानी कि जो ईसा के बाद में आज हम 2026 में जी रहे हैं, यानी कि 2026 साल तो आज हो चुके, उससे पहले पिछले जाए तो उस 2026 में 200 और जोड़ दो, इतना पहले ये पतंजलि थे। ठीक है, और उसमें 500 और जोड़ दो, यानी कि उससे 500 और पीछे, कि जैसे कि ये ईस्वी सन चल रहा है तो हम आगे चल रहे हैं और हम बात कर रहे हैं इस ईस्वी से पीछे की। ठीक है, इससे 500 साल और पहले, इससे यहाँ 600 साल और पहले। तो ये हो गए सुश्रुत, और फिर कणाद और पतंजलि और भास्कराचार्य, जो कि आपके 7th सेंचुरी में लगभग आए थे। भास्कराचार्य प्रथम, भास्कराचार्य द्वितीय भी है, हम दोनों के बारे में अध्ययन करेंगे। आप बस नाम समझिए कि सुश्रुत कौन थे, क्या इन्होंने किया, कणाद कौन थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो भी महान काम किया उसको ये मान लीजिए आज हम श्रद्धांजलि देने के लिए ही इस तरीके की क्लास लेके आए कि आपको क्लास में देख करके मजा आ जाएगा, और मजा आए तो आप जरूर बताना। सबसे पहले हम बात करेंगे सुश्रुत की। सुश्रुत थे एक शल्य चिकित्सक। शल्य चिकित्सक इंग्लिश में बोले तो सर्जन। कुछ बातें आपको इंग्लिश में ज़्यादा अच्छे समझ में आएगी। सर्जन मतलब आज जैसे हम करते हैं, जैसे ओपन हार्ट सर्जरी आपने सुना होगा, सर्जरी होगी, इसका तो जो एक्सीडेंट हो गया इसकी तो सर्जरी करनी पड़ेगी, नी ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, कई जो अंग प्रत्यारोपण करने पड़ेंगे। ये सिचुएशन जो आज करने में भी कई बार फेलियर हो जाता है, कई बार आदमी की मौत हो जाती है, उस सिचुएशन को आज के ईसा मसीह के भी 600 साल पहले, यानी कि आज से 2600 साल पहले किसने जन्म दिया? सुश्रुत ने। यानी कि आप समझिए, जब न तो आपके पास में कोई एक्सरे मशीन है, ना आपके पास में अन्य कोई मशीन है जिससे आपके पास में कोई पता कर सके, ना आप ब्लड सैंपल पता कर सकते कि इस आदमी का ब्लड ए है कि बी है कि ए बी है कि ओ है, ब्लड सैंपल पता नहीं कर सकते, ना आप ये पता कर सकते कि उसके अंदर कौन सा अंग खराब है, कहाँ पे उसके फेलियर हुआ है, कहाँ उसके लगी हुई है। उस सिचुएशन में, उस जमाने में इन्होंने क्या किया? शल्य चिकित्सा यानी कि सर्जरी,
सर्जरी मतलब शरीर को चीर फाड़ करके, जो एक छोटा मोटा बाहर से घाव को पट्टी बांधना नहीं, अंदर चीर फाड़ करके उसके अंगों का जो भी आपके प्रत्यारोपण करना, जो भी आपके पास में अंगों की खराबी है उन सबको ठीक किया गया। उस समय अंगों को सिलना, शरीर को सिलना, और ये सारी चीजें किन्होंने की? सुश्रुत ने। तो इस कारण से इनको क्या बोला जाता है? इनको शल्य चिकित्सा के जनक बोला जाता है। ये क्या है? शल्य चिकित्सा के जनक, यानी कि सर्जरी, जो आज सर्जरी हो रही है, ये सर्जरी किसकी देन है? हमारे भारत की देन है, और भारत में हमारे ऋषि सुश्रुत। ठीक है, ये क्या थे? ये विश्वामित्र के वंशज थे, और इनका जन्म 600 ईसा पूर्व हुआ, जो कि हमने अभी देख लिया कि 600 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था, यानी कि 2600, आज से 2600, लगभग 2600 साल पहले। फिर इन्होंने क्या किया था? धन्वंतरी जो ऋषि हुआ करते थे उनके आश्रम में इन्होंने बेसिक जो थोड़ी बहुत उपचार वगैरह सीखा, जो प्रारंभिक ज्ञान इन्होंने सीखा वो धन्वंतरी के ऋषि में सीखा। धन्वंतरी के बारे में भी हम जानते हैं, वो भी इसी तरीके से चिकित्सकीय ज्ञान के संबंधित थे। फिर इन्होंने क्या किया? सबसे पहले संसार को इन्होंने शल्य चिकित्सा दी। शल्य चिकित्सा, सर्जरी, ये आपको ध्यान रखना है, सर्जरी से संबंधित है सुश्रुत। फिर इनका ज्ञान इतना सटीक था कि वो सब कुछ लिखा गया, वो इनकी एक पुस्तक थी सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता में ये लिखी गई। ठीक है, अब कई लोग कहते हैं कि नहीं, ये तो गलत बात है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता कि इन्होंने उस समय सर्जरी कर दी। लेकिन उस सर्जरी के आज हमें उस किताब में देखते हैं तो हमें प्रमाण मिलते हैं, और वो प्रमाण क्या क्या है भाई? इसका फैक्ट भाई कब मानेंगे? विज्ञान तो क्या प्रमाण के आधार पर जीता है, तो प्रमाण हमें मिलते हैं। वो प्रमाण कहते हैं सुश्रुत संहिता में। आप तो एक देखो कि सुश्रुत संहिता में सबसे पहले नाक, कान और होठों की प्लास्टिक सर्जरी कर दी गई। आज जो हम कई देखते, कई एक्ट्रेस नाक की या होठों की प्लास्टिक सर्जरी करवाते हैं, वो प्लास्टिक सर्जरी आज भी इतना कॉमन नहीं है, ये उस समय प्लास्टिक सर्जरी कर दी गई। अब आप सोचिए, जब वहां पे न तो कोई उपकरण थे, न धातु का निष्कर्षण होना शुरू हुआ था। आप ये सोच लीजिए, धातु निकलनी शुरू हो रही है, और इन्होंने बना दिए धातु के औजार। उस धातु से इन्होंने वैसे औजार बना दिए जिन औजारों के तर्ज पे आज डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे हैं। समझ रहे हो कितने औजार बना दिए? यहां पे आपके पास में लिखा हुआ है कि इन्होंने 101, लगभग 101 शल्य यंत्रों का, उसमें जो सुश्रुत संहिता है उसके अंदर वर्णन किया गया है कि 101 यंत्र उस टाइम बना दिए गए थे अलग अलग, कि जैसे ये एक यंत्र है, इस तरीके का इन्होंने उस समय सुश्रुत संहिता में सब कुछ लिखा हुआ है कि उस समय इन्होंने उपचार करने के लिए यंत्र बना दिए गए। कोई चिमटे के जैसा, कोई प्लास के जैसा, कोई चीरने फाड़ने के लिए, कोई चाकू के जैसा, उस समय यंत्र बना दिए गए अलग अलग अंगों की सर्जरी करने के लिए। सर्जरी कैसे की? इन्होंने नाक, कान, होठों की प्लास्टिक सर्जरी उस टाइम इन्वेंट कर दी। ठीक है, उस समय प्लास्टिक सर्जरी नाक, कान, होठों की। और उसके बाद में एक प्रमाण मिलता है कि इन्होंने कटी हुई नाक को ठीक किया। कटी हुई नाक को ठीक किया, उसकी पूरा चित्र सहित मिलता है। ये समझ लीजिए आप, ये सुश्रुत संहिता का ही चित्र, ये समझ लीजिए इस तरीके से इन्होंने नाक की सर्जरी करके और उसको ठीक किया। ये समझ लीजिए सुश्रुत संहिता का ही चित्र आपके सामने उठा करके लाया गया है। यही इस फायदा है, डिजिटल बोर्ड का फायदा यही है कि आपको सामने प्रत्यक्ष मिल पा रहा है कि क्या किया इन्होंने, नाक की सर्जरी करके उन्होंने समझाई। फिर राइनोप्लास्टी इसको बोलते हैं, नाक की जो प्लास्टिक सर्जरी की, राइनोप्लास्टी कब किया? 2600 शताब्दी पूर्व। ठीक है, इसके बाद में इन्होंने क्या, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? प्लास्टिक सर्जरी का पिता भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इनको? प्लास्टिक सर्जरी का पिता। फिर इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो यंत्र दिए 101 यंत्र, ये संख्या याद रखनी कि इन्होंने कितने यंत्र दे दिए, कि 101 यंत्र दे दिए सुश्रुत ने। उसके जो उस टाइम के यंत्र थे उनमें से एक यंत्र का नाम आप एग्जाम्पल के रूप में याद रख सकते हैं, संदेश यंत्र। इसका नाम है जैसे संदेश यंत्र। इस संदेश यंत्र की तर्ज पर आज की जो हमारी मॉडर्न साइंस है, उस साइंस में इसके ही प्रतिरूप ये वाला जो चिमटा होता है, जो काम ये करता था वही काम आज ये करता है। इसको बोलते हैं आज की साइंस में स्प्रिंग फोर्सेप्स। इसको तो बोलते थे संदेश यंत्र। उस किताब में जो लिखा था 101 बकायदा नाम के साथ में, उनके उपयोग के साथ में पूरा वर्णन किया है। उन्होंने सिर्फ प्लास्टिक सर्जरी इन्वेंट नहीं की, उन्होंने उस ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए, उनको पता था कि ये ज्ञान मेरे साथ समाप्त नहीं हो जाए, इस वजह से उस ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने उस सब कुछ एक किताब में लिख दिया। आप समझ लीजिए वो जमाना था जहां पे उन्होंने एक शरीर को चीर भी दिया तो वो एक अपराध माना जाता था। उस समय लोग उनको हीन भावना से देखते थे कि ये तो पागल आदमी है, इसने क्या कर दिया, इसने आदमी को मार दिया वगैरह इस तरीके से। उस जमाने में कि कोई ऑपरेशन शब्द तो जानता ही नहीं कि ऑपरेशन होता क्या है, वहां सर्जरी करना, किसी के हाथ को काट करके उस अंग को ठीक करना, वो चीज जहां पे उसको एक तरह से अभिशाप माना जाता था कि ये पता नहीं क्या कर रहा है, और उसको मतलब जैसे गांव से निकाल दिया गया, इस तरीके के काम उस समय करना बहुत बड़े अपराध हुआ करते थे। तब उन्होंने ये संदेश यंत्र बनाया। वो संदेश यंत्र की तर्ज पर आज स्प्रिंग फोर्सेप्स यहाँ पे आपके पास में काम आता है। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल था। कौन सा यंत्र? संदेश यंत्र। फिर उन्होंने एक और चीज दी कि जब ऑपरेशन करते हैं तो ये जितने भी यंत्र है, इन यंत्रों को उन्होंने एक चीज बताई कि इसको गर्म करना चाहिए। उसमें लिखा है, पुस्तक में बकायदा लिखा है कि इन जो भी आपके पास में यंत्र हैं, जो भी उपकरण आप काम में ले रहे हैं, उनको पहले आग में अच्छी तरह से गर्म कर लेना चाहिए।
क्यों करना चाहिए, इसका रीजन दिया कि इस पे कई बैक्टीरिया होते हैं, कई जीवाणु विषाणु जो होते हैं वो मर जाएं। तो यानी कि आप ये समझिए कितने सालों पहले, हजारों सालों पहले उन्होंने ये चीज बता दी कि इसको गर्म करना है। क्यों करना है गर्म? क्योंकि इस पर जो बैक्टीरिया है, वातावरण में बैक्टीरिया मौजूद है, वो उन उपकरणों पे लगे हुए हैं, तो वो सब मर जाएंगे, तब जाकर के आपकी सर्जरी सफल होगी। अगर आप गर्म नहीं करेंगे तो उसके कोई दूसरी बीमारी लग जाएगी। ये आज के जमाने में ये बात बताइए जोसेफ लिस्टर ने, ठीक है, जोसेफ लिस्टर ने कुछ 100 सैकड़ों साल पहले बताई है, लेकिन ये हजारों साल पहले हमारे यहाँ पे सुश्रुत जी बता करके चले गए। तो वो जो इन्होंने क्या बात बताई है कि उपकरणों को गर्म करने का निर्देश दिया ताकि कि कीटाणु मर जाए, यानी कि सैनिटाइजेशन। आप ही समझ लीजिए सैनिटाइजेशन जो हमने कोरोना में जो किया, जो हाथ में जो इस तरीके से सैनिटाइज करते थे, वो क्या करते थे, कीटाणुओं को मारने के लिए। और ये प्रोसेस इतने हजारों साल पहले यहाँ पे ये बता दी गई, जब वो समझते भी नहीं होंगे लोग कि कीटाणु क्या होते हैं, ये बता दी गई सुश्रुत ने। और ये जोसेफ लिस्टर से हजारों साल पहले। अभी जो बताइए वो तो आपके पास में जो किताबों में नाम मिलेगा वो तो मिलेगा आपके जोसेफ लिस्टर का, लेकिन भारत में ये किसने बता दिया था, सुश्रुत ने। ठीक है, आगे देखेंगे। अब ये तो हो गया हमारे सुश्रुत की बात कि सुश्रुत ने क्या क्या किया। उसके बाद में आए चरक। चरक एक दूसरे, हम साइंटिस्ट के बारे में बात करते हैं, ये भी एक साइंटिस्ट, ऋषि मुनि भी आप हम बोल सकते हैं, लेकिन आज जब हम बात कर रहे हैं वो हम इनको एक साइंटिस्ट के नजरिए से देख रहे हैं कि इनकी सोच कितनी आगे तक थी, उस जमाने से कितने आगे जीते थे। चरक थे, ये क्या थे, एक चिकित्सक थे, साथ में एक यात्री थे, क्योंकि चरक का नाम का जो मतलब होता है, उस नाम का मतलब यही होता है चलना। तो ये क्या करते थे, ये पीड़ितों का इलाज करने के लिए दूर दूर तक चल के जाते थे। चल के ही जाएंगे, उस टाइम कार, ऐसे कार बाइक वगैरह ये तो हुआ करती नहीं थी, तो ज़्यादातर लोग उस टाइम चल के जाते थे। और ये इसलिए चलते थे कि पीड़ितों का इलाज करने के लिए गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव, वहां से कई दूरी तक चल करके जाते थे। इसलिए चरक का नाम शाब्दिक अर्थ क्या है, चलना। अब पीड़ित जनता का इलाज करने के लिए पैदल चल करके जाते थे। दूसरी बात, इनकी जो बुक है उस बुक का नाम है चरक संहिता, और ये कब के हैं, आज से लगभग 2000 साल पहले की। ठीक है, उनके द्वारा 20 शताब्दी पूर्व रचित चरक संहिता संस्कृत भाषा में, उस समय भाषा संस्कृत चलती थी इसलिए संस्कृत भाषा में, लेकिन गद्य और पद्य दोनों में। ये भी इसमें एक खास बात है, एक तो क्या है कि ये संस्कृत भाषा में, भाषा वही चलती थी भाई, भाषा आपने देखा पाली लिपि, ब्राह्मी वगैरह, उसके बाद में संस्कृत, जो भी आपकी भाषाएं चलती थी, जैसे आज हिंदी चल रही है वैसे तब संस्कृति भाषा चली जाती थी, इसलिए संस्कृत भाषा में ये पुस्तक लिखी गई है। ये चिकित्सा शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ है, क्योंकि लिखित प्रमाण में मिला है, और चिकित्सा शास्त्र का ये क्या है, प्राचीनतम ग्रंथ। यह गद्य और पद्य दोनों रूप में लिखी हुई है। अब इन्होंने और क्या किया, इनके बारे में हम देखेंगे। इन्होंने मतलब मूल खोज कहीं की है। इन्होंने क्या कहा, जो हम जेनेटिक्स इंजीनियरिंग, मतलब आनुवांशिकी जो हम आज पढ़ते हैं कि आनुवांशिकी, आनुवांशिक रोग, आनुवांशिकता क्या होती है, ये आज पढ़ने में हमें इतना जोर आता है, लेकिन इन्होंने उस समय आनुवांशिकता से संबंधित कई नियमों की खोज कर दी थी। कि जैसे क्या बताया इन्होंने, 2000 वर्ष पूर्व इन्होंने ये जान लिया था कि शिशु का जो लिंग निर्धारित होता है उसको कैसे निश्चित करते हैं, वो कैसे निश्चित होता है। शिशु मतलब महिला होगी कि पुरुष होगा, मतलब लड़की होगी कि लड़का होगा, इस चीज का निर्धारण इन्होंने आज से 2000 साल पहले बता दिया था। तब तो इनके पास कोई उपकरण नहीं थे, तब तो इनके पास में कोई पराध्वनि नहीं थी कि भाई इस तरीके से ये सोनार, वो मतलब उस तरीके से उपयोग करके बता दे कि बच्चा कौन सा होने वाला है, लेकिन तब इन्होंने निर्धारण कर दिया था कि शिशु का लिंग कौन सा हो सकता है। ठीक है, दूसरी चीज इन्होंने बताई कि बच्चे में आनुवांशिक दोष, कि भाई आनुवांशिक दोष भाई पैदा होते कोई लंगड़ा हुआ, कोई अंधा हुआ, किसी का रंग जैसे लाल कलर का हुआ, किसी के बाल लाल हुए, ये आनुवांशिक जो लक्षण या आनुवांशिक दोष हुए वो किस कारण से हो रहे हैं, ये बताया उन्होंने। कब कि जैसे कि लंगड़ापन या अंधापन, ये किससे आ रहे हैं, ये पिता के बीज के किसी अभाव के कारण, माता या पिता के किसी बीज के अभाव के कारण आ रहे हैं। मतलब माता या पिता में आनुवांशिक रूप से कोई दोष आ रहा है, उस दोष के कारण उस बच्चे में आ रहा है। ये बात इन्होंने तभी बता दी थी कि माता या पिता के स्पर्म या ओवम में कोई अभाव या त्रुटि के कारण यह होता है। और यह चीज हम आधुनिक जेनेटिक्स में अब जाकर के समझ पा रहे हैं इस चीज को कि हाँ, कि ये बच्चे में ये जो प्रॉब्लम आ रही है ये माता पिता की किसी प्रॉब्लम की वजह से उनमें जो आ रहा है, और इसको हम बोलते हैं आनुवांशिक बीमारियां। जो आनुवांशिक बीमारी, जैसे हम हीमोफीलिया पढ़ते हैं, हीमोफीलिया में क्या होता है कि रक्त का थक्का नहीं जम पाता, और वो चीज किस कारण से होती है, वो आनुवांशिक बीमारी की माता या पिता में किसी को है तो वहां से कब तो वो वाहक होगा, कब वो आगे प्रभावी होगा। ये लक्षण, ये आनुवांशिक बीमारियां, ये बता दी गई आज के 2000 साल पहले। इसने बताई, ये आप देखेंगे चरक ने तो ये भी क्या है, एक चिकित्सक। सुश्रुत तो कहते हैं सर्जन, सुश्रुत ने तो सर्जरी की, सीधे शरीर को काटा, अंग जोड़ा, इस अंग को ठीक किया, प्लास्टिक सर्जरी की, वो तो थे सुश्रुत। चरक कहते हैं इन्होंने आनुवांशिकता के रूप में बताया, आनुवांशिकता, आनुवांशिक इंजीनियरिंग। दूसरी बात इन्होंने एक और बात बताई कि हृदय जो होता है, हृदय वो हमारे शरीर का नियंत्रण केंद्र होता है। ये बात इन्होंने बताई कि हृदय, जो दिल हृदय होता है वो हमारे शरीर का नियंत्रण केंद्र होता है, और ये धमनियों से जुड़ा हुआ होता है।
ये बात उस समय बता दी। अब आज आपको ये बात बहुत नॉर्मल लग रही है कि ये हृदय नियंत्रण केंद्र होता है और ये उसका धमनियों से जुड़ा हुआ होता है। ये नॉर्मल इसलिए लग रही है क्योंकि हम किताबों में पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, एक्सरे में देखा जा सकता है, चीर फाड़ करके देखा जा सकता है। उस समय ना उपकरण होते हैं, ना कोई भी आपके पास में कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, सिर्फ आप बता रहे हैं बिल्कुल बेसिक। आप सोच रखो आज के 2500 साल पहले, 2000 साल पहले वहां पर क्या हुआ करता था। उस समय कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी और उस समय इन्होंने बता दिया। उस समय ये मान लो कागज के आविष्कार भी नहीं हुआ करते थे कि किस तरीके से लिखना है, तब भी उन्होंने ये चीजें बता दी। ये सोच लो कागज तक नहीं हुआ करता था। आप तो मोबाइल, टीवी, लैपटॉप सब कुछ से घिरे हो, आप कुछ भी जानकारी एक बार गूगल पर टाइप करोगे सब आपके सामने आ जाएगा। लेकिन तब बता दिया इन्होंने कि जो शरीर का नियंत्रण केंद्र है वो हृदय हुआ करता है और हृदय धमनियों से जुड़ा हुआ होता है। अब इसके बारे में कुछ और इन्होंने चिकित्सा से संबंधित नैतिकता की बात कही। इन्होंने जब चिकित्सक हैं, अब चिकित्सा करने के लिए कई दूर दूर तक जाते हैं, इन्होंने कई नैतिक बातें कही कि मतलब आप एक तरह से अगर आप चिकित्सक बनते हो तो इन रूल को आपको फॉलो करने पड़ेंगे। फॉलो करना नहीं करना आपकी इच्छा है, पर करोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। एक नैतिक बात कि भाई अच्छी बात है कि आप ऐसा करना चाहिए। वो नैतिक बात क्या कही कि रोगी की घर की बातों को बाहर नहीं बताना चाहिए। कि मतलब मान लीजिए किसी की ऐसी बीमारी है कि जो अगर आप बाहर बता दें तो समाज में उसकी बेइज्जती हो जाए या ऐसा कुछ हो जाए, तो ऐसी बीमारियों को आज भी बाहर नहीं बताई जाती। लेकिन तब इन्होंने ये बात बता दी कि आप चिकित्सक हो तो आपको रोगी की पर्सनल जो कोई इंफॉर्मेशन है, पर्सनल ऐसी कोई बीमारी बात, घर की बात, कोई प्राइवेट बातें, उनको लीक नहीं करनी है। कोई भी आप ऐसा तो भाई उस टाइम नॉर्मल बात थी कि किसी की क्या बीमारी, वो आया चिकित्सक के पास है और चिकित्सक ने मान लो दूसरे को बता दिया। तो ये चीज उन्होंने रूल बना दिया कि नहीं, आप अगर चिकित्सक है तो आप उसकी पर्सनल बात किसी और इंसान को नहीं बताएंगे कि इसकी क्या बीमारी थी और ये क्यों आया था। ठीक है। अब उसके बाद में चिकित्सक को रोगियों के किसी भी दशा में शत्रुता नहीं रखनी चाहिए। कि चिकित्सक है, आपके पास में कोई रोगी आ गया तो अगर आपको वो दुश्मन है तो ऐसा नहीं है कि आप उसको ठीक करने की बजाय उल्टा ज्यादा बिगाड़ दो। ऐसा आपको नहीं करना। अगर आप चिकित्सक हो तो आपको एक चिकित्सक के नजरिए से सोचना है, आम इंसान के नजरिए से नहीं। चाहे आपका दुश्मन भी आपके सामने पड़ा है तो आपकी जिम्मेदारी होगी उसको बचाना। और यही रूल, ये जो नैतिकता की बात इन्होंने कही, इसी रूल के आधार पर जो आज की जो हम पढ़ते हैं, आज का जो विज्ञान पढ़ते हैं, आज की जो मेडिकल साइंस है, उनमें डॉक्टर बनते हैं, उनको एक शपथ दिलाई जाती है। वो शपथ कुछ इसी तरीके की होती है कि अगर आपका कोई शत्रु भी सामने हो तो आपको इलाज करना जरूरी है। ये इसी रूल के आधार पर आज मतलब कोई भी डॉक्टर बन रहा है आज के जमाने में तो उसको इस तरीके की शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, कि आपको किसी भी दिशा में शत्रुता नहीं रखनी है। फिर सदैव आपको ज्ञान की खोज में तत्पर रहना चाहिए। आप चिकित्सक हो तो आपको सदैव ज्ञान की खोज में तत्पर रहना चाहिए। साथ में इलाज करने से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि बीमारी से बचा जाए। इन्होंने एक और बात बताई कि आप ये नहीं कि सिर्फ इलाज पे ध्यान दो, आप उस बीमारी से बचने पर भी, बचाव पर भी ध्यान दो। कि आप ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आप विकसित करो। चिकित्सक हो तो आप ये सोचो कि ये बीमारी क्यों हो रही है, इसमें हुई तो उसमें क्यों हुई, उसमें हुई तो उसमें क्यों हुई। अगर सब में फैल रही है तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि यार संचरित बीमारी है, एक से दूसरे में जा रही है। इस चीज को अगर आपने समझ लिया तो आप उसको रोको कि वो दूसरे में नहीं फैले, यानी कि उस बीमारी को फैलने से रोकना, खुद में आने से रोकना और उस बीमारी को पूरी तरह से रोकथाम की। केवल ठीक करना ही आपका काम नहीं होना चाहिए कि हाँ कि जितने भी बीमार होंगे सारे अपने पास आ जाएंगे, अपना तो बढ़िया है कि पैसे आ रहे हैं। ठीक है, देखने में डॉक्टर ऐसा नहीं करेगा कि भाई हाँ कि जितने ज्यादा बीमार होंगे उतने ज्यादा अपने पास आएंगे। डॉक्टर ये करेगा कि उस बीमारी की रोकथाम की जाए। इसलिए आज के जमाने में क्या टीके का विकास किया गया, टीका बनाया जाए इस तरीके से कि वो टीका लग जाए तो वो बीमारी दूसरों में नहीं फैलेगी, वो बीमारी को जड़ से रोक दिया जाए। ठीक है, और ये इनकी प्रिवेंटेशन इज बेटर देन क्योर। आगे हम देखेंगे ऋषि कणाद। अब कणाद से आपको याद रखना है, इन्होंने कण के बारे में बताया। कणाद जो थे ऋषि कणाद, ये वैज्ञानिक कणाद, हम इनको क्या बोलेंगे, वैज्ञानिक कणाद। इन्होंने परमाणु सिद्धांत के बारे में बताया, कण के बारे में बताया। आप कणाद से याद रख लेना कि इन्होंने क्या बताया कण के बारे में। और कब बता दिया, ईसा से 500 साल पूर्व, ईसा से 500 वर्ष पूर्व इन्होंने बता दिया कि इस तरीके का कोई कण होता है। जो आज कौन बता रहा है, आज बता रहे हैं हमारे सामने डाल्टन जी। ठीक है, डाल्टन का हम परमाणु सिद्धांत पढ़ते हैं कि डाल्टन परमाणु सिद्धांत ये बता रहा है कि भाई हाँ कि ये हुआ, जो हमारे पास 1500, 1600, 1700 ईस्वी में जो हमारे पास आ रहा है, ये हमारे भारत में जो हम जो किताबें पढ़ रहे हैं उसका मतलब मैं आपको बता रहा हूं। और जो यहाँ प्राचीन काल में भारत में चल रहा था वास्तविकता में, जो किताबों में अब भी अपडेट नहीं है, वो चीज है हमारे पास में ऋषि कणाद। उन्होंने आज से ईसा से 500 साल पहले ये बता दिया था कि इस तरीके का कोई कण विद्यमान होता है। ठीक है, डाल्टन से इतने साल पहले इन्होंने क्या कहा, इन्होंने एक परमाणु सिद्धांत दिया जो ये बताते थे कि भौतिक जगत का निर्माण सूक्ष्म कणों के आधार पर होता है। परमाणु सिद्धांत इन्होंने दिया जो बताया कि भौतिक जो जगत है उसका निर्माण होता है सूक्ष्म कणों के आधार पर। उन सूक्ष्म कणों को उस समय परमाणु नाम नहीं दिए, इन्होंने सिर्फ कण बोला। लेकिन वो जो इन्होंने बातें बोली वही बातें बाद में ये डाल्टन जी आकर के जो बोल के जा रहे हैं कि भाई इस तरीके से परमाणु होता है, ये ऐसे होता है, सबसे छोटा अविभाज्य कण होता है। ये सारी बातें जो आज बोल रहे हैं इससे जस्ट सिमिलर बातें, शब्द दूसरे हो सकते हैं पर बात सेम ही थी।
वहां पे उन्होंने कण बोल दिया, इन्होंने परमाणु बोल दिया। परमाणु भी क्या, इन्होंने तो एटम बोल दिया, इंग्लिश में बोला था, एटम बोल दिया। वही चीज इन्होंने क्या बोला, कणाद ने क्या बताया, परमाणु सिद्धांत। तो मेन चीज हमें याद रखनी कि कणाद ने परमाणु सिद्धांत बताया। चरक ने इलाज किया, चरक ज्ञाता थे, आयुर्वेद के भी ज्ञाता थे। उसके अलावा आपने देखा सुश्रुत एक सर्जन थे, सर्जन के साथ में उन्होंने कई उपकरण दिया, प्लास्टिक सर्जरी की, प्लास्टिक सर्जरी का पिता बोलते हैं, सर्जन में वो सबसे श्रेष्ठ थे, सबसे पहले ग्रंथ दे दिया उन्होंने और 101 उपकरण दे दिए। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। पतंजलि, पतंजलि, पतंजलि कौन सा, जो आज हम प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं वो वाला पतंजलि नहीं, पतंजलि जो ऋषि थे, पतंजलि ऋषि थे, यानी कि पतंजलि वैज्ञानिक थे, उस जमाने के वो वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने अंतर्मन का विज्ञान दिया ईसा से 200 साल पहले। इन्होंने एक चीज बताई कि व्यक्ति के अंदर 8 चक्र होते हैं। आज हम कई रील्स में देखते हैं चक्रास, चक्रास की जो गणित है, कई आप देखते हैं कि आप ध्यान में बैठोगे ऐसे करोगे आपके चक्र डेवलप होंगे, हमें ये चक्र डेवलप करने। ये चीजें दी किसने थी, पतंजलि ने। इतने सालों पहले बता दी थी कि व्यक्ति के 8 चक्र होते हैं, कि 8 चक्र मतलब जितने चक्र आप खुलते जाएंगे, जितने ज्यादा ध्यान करोगे, जितने ज्यादा आप भौतिक जगत से दूर होते जाओगे, उतने आपके चक्र खुलते जाएंगे, उतने ही आप ज्यादा शार्प होते जाओगे, ज्यादा इंटेलिजेंट होते जाओगे। ये हम आज के तरीके में हम समझ पा रहे हैं कि कितने शार्प, एक्टिव, वो सारी चीजें हो पा रही है इन चक्र के खुलने पे। ये 8 चक्र उन्होंने बताए, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मानपुरा, हृदय, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्त्रार। इस तरीके से इन्होंने 8 चक्र बताए, चक्र। ठीक है, ये क्या बताया कि ये नाड़ियों के इनके केंद्र होते हैं। अब ये चक्र ध्यान से या किस किस चीज से खुलते हैं, इन चक्रों को खोलने के लिए उन्होंने कुछ एक विधि बताई, जिनको बोलते हैं हम अष्टांग योग। आज की तारीख में इसको क्या बोला जाता है, अष्टांग योग। वो अष्टांग योग क्या होता है, हिस्ट्री में भी हम देखते हैं कि अष्टांग योग होता है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये होते हैं आपके अष्टांग योग। 8 योग के प्रकार की, यम, नियम, आसन, प्राणायाम। भाई प्राणायाम तो जानते ही हैं आपके, प्राणायाम क्या होता है, सांसों का जो आप करते हैं, आसन एक अलग अलग आसन में बैठना, आसन हो गया। नियम कुछ नियम धारण करना, यम कोई छोटा रूप हो गया उसका। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान में बैठना, और ध्यान में बैठने के अलावा समाधि, ये सबसे श्रेष्ठ अंतिम समाधि। इस तरीके से आपके पास में ये 8 जो थे, ये अष्टांग योग इन्होंने दिया, इसने पतंजलि ने अष्टांग योग दिया पतंजलि ने। और 8 जो चक्रों के बारे में बताया वो भी किसने बताया था, पतंजलि ने। इसके अलावा समाधि सबसे अंतिम और सबसे मुख्य आखिरी चरण है, और इसके द्वारा व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति आत्मनियंत्रित और ऊर्जावान बनता है। ठीक है, और इसके अलावा यहां आप और देख सकते हैं, इंग्लिश में भी देख सकते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इनके जो इन्होंने ये सिद्धांत दिया, इन सिद्धांतों को ही आज पूरा विश्व मान रहा है कि हमें योग करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। इस तरीके से जो कई आपके पास में जो मतलब कई दूसरे देश हैं, वो सारे आज मान रहे हैं। और वो किस आधार पे मान रहे हैं, क्योंकि ये हमारे इंडिया से ये ज्ञान बाहर गया, बाहर जाकर के यूनाइटेड नेशन ने इस चीज को स्वीकारा, और स्वीकार करके आज की तारीख में उन्होंने एक डे बना दिया 21 जून कि ये आपका क्या हो जाएगा, विश्व योग दिवस। और ये जो विश्व योग दिवस, ये भारत की एक प्रकार से उपलब्धि है कि ये ज्ञान गया है भारत से, नाम आया कि भाई योग दिवस, योग क्या होता है, योग क्या होता है, ये आपको जानना है तो आप भारत में जाकर के पूछिए। भारत में प्राचीन काल से योग कराते आ रहे हैं। स्कूल में आज भी जब आप जाएंगे, छोटे बच्चों को भी योग कराया जाता है, बिल्कुल छोटे से, बिल्कुल जो फर्स्ट सेकंड क्लास में भी होते हैं उनको भी योग करवाया जाता है, चाहे स्कूल सरकारी हो प्राइवेट हो, कभी ना कभी उनको योग करवा दिया जाता है। तो ये एक डे बना दिया गया कि सबको इस दिन 21 जून के दिन आपको विश्व योग दिवस मनाना है। ठीक है, ये विश्व योग दिवस मनाना एक तरह से भारत की उपलब्धि है। और वो किस आधार पर मनाया गया, वो दिया गया था, योग दिया था हमारे पतंजलि ने। ठीक है, अब हम देखेंगे भास्कराचार्य। भाई हमने देखा गणित भी एक तरह से साइंस का ही पार्ट है, तो भास्कराचार्य एक गणितज्ञ थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने आज से लगभग 600 से 680 ईस्वी में, ईसा के बाद वाली बात हो गई, लगभग 600 से 680 ईस्वी में यहाँ पे महाराष्ट्र के, मतलब 600 ईस्वी महाराष्ट्र के बोरीगांव में जन्मे। ये क्या है, प्रथम गणितज्ञ थे, जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने संख्याएं जो होती जो हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इनको हिंदू दार्शनिक पद्धति यानी कि डेसिमल सिस्टम हिंदू पद्धति में इन्होंने दिया, और कुछ प्रतीक चिन्ह या फिर कुछ ऐसे आकृतियों के बारे में इन्होंने संख्याओं का ज्ञान दिया कि भाई संख्या 1 2 3 4 5 नहीं होती। इन्होंने बताया कि एक की जगह आप बना दो चंद्रमा, ये जो चंद्रमा है, क्योंकि चंद्रमा सिर्फ एक होता है, तो इन्होंने बताया कि जैसे एक बनाना है, जिसकी जगह एक लिख करके इन्होंने संख्या ही अलग ही संख्या बना दी अपने लिए, जो होती है 1 2 3, वो इनके लिए एक तो था, ये एक चंद्रमा बना दिया, तो इसका मतलब एक। यहाँ आपने आंखें बना दी, आंखें का मतलब हो गया 2, कि आंख या कान जो इस तरीके की चीजें होती है ये हमेशा 2 ही होगी, मतलब नॉर्मली आपके पास में 2 आंखें होती है, तो इसलिए 2 लिखने की जगह इन्होंने बता दी ये आंखें। 5 बताना हो तो 5 के लिए इन्होंने बता दिया ज्ञानेंद्रियां,
कि ज्ञानेंद्रिय 5 होती है, तो 5 के लिए वो ज्ञानेंद्रिय आप इस तरीके से हाथ, नाक, कान, जीभ, त्वचा, इस तरीके से 5 ज्ञानेंद्रिय आप बना दो। तो इन्होंने एक अलग ही संख्या पद्धति बना दी, और वो किसने बनाई? भास्कराचार्य ने। संख्या किस रूप में बनाई? शब्दों और प्रतीकों के रूप में। ये हमने देख ही लिया कि जुड़वाकों के रूप में, ज्ञानेंद्रियों के रूप में। फिर इन्होंने कुछ और भी बात बताई। इनके 2 तो ग्रंथ हैं, ग्रंथ का नाम आपको याद रखना है भाई। अब तक जो आप पढ़ रहे हैं आपको बड़े भले क्लास में मजा आ रहा होगा, लेकिन मजे से ज्यादा भाई हिस्ट्री की क्लास में मजा ही आता है। हिस्ट्री में कहानियां होती है, कहानियों में आपको काफी मजा आता है, लेकिन हम हिस्ट्री नहीं, हम साइंस के विद्यार्थी, हमें ये पढ़ना है क्वेश्चन कैसे आएगा। क्योंकि हिस्ट्री की आप हजारों कहानियां सुन करके भी पेपर में सिलेक्शन नहीं ले पाओगे, आपको फैक्ट याद करने पड़ेंगे। और वो फैक्ट ये, इसमें एक ग्रंथ है महाभास्करी ग्रंथ और लघु भास्करी ग्रंथ। ये इस ग्रंथ की रचना इन्होंने की। अब तक तो मैं सिर्फ इतना देखा, इन्होंने हिंदू दार्शनिक पद्धति बनाई। भास्कराचार्य ने क्या करा? हिंदू दार्शनिक पद्धति बनाई। दूसरी चीज, इन्होंने 2 ग्रंथ महाभास्करी और लघु भास्करी, वो भास्कराचार्य ने लिखे। फिर इस ग्रंथ में जो महाभास्करी ग्रंथ है, इसमें इन्होंने साइन एक्स का मान निकालना बताया कि साइन एक्स का मान इस तरीके से निकाला जाता है, मान निकाल करके बताया। और जो इन्होंने मान निकाला, वो मान लगभग जो आज का जो हम मान निकालते हैं, आज जो कैलकुलेटर से या किसी और उपकरणों के माध्यम से हम जो मान निकालते हैं, इन्होंने उस समय 600 ईस्वी में इन्होंने ये मान निकाल दिया था कि साइन एक्स का मान ये होना चाहिए। यानी कि साइन, सबसे पहली बात साइन थीटा वगैरह ये जानते थे उस समय, तो साइन थीटा ये जानते थे, तो वो मान वहां निकालना, और मान जो निकला वो आज की तारीख में 1.9% से भी कम अशुद्धि रखता है। मतलब इतना ज्यादा एक्यूरेट है कि उसमें जो गलती होने की संभावना वो बस केवल 1.9% है, 2% से भी कम। ठीक है, इतना एक्यूरेट उन्होंने मान निकाल के बता दिया उस जमाने में कि साइन एक्स का मान निकाला। इन्होंने साइन एक्स का मान निकालना बताया भास्कराचार्य ने। भास्कराचार्य प्रथम, यहाँ पे ध्यान रख लेना, ये भास्कराचार्य ये प्रथम है। द्वितीय भी आएंगे, तो ये तो थे 600 ईस्वी के आसपास, द्वितीय लगभग 1300 के आसपास आएंगे। ये हमारे पास में थे भास्कराचार्य प्रथम। इन्होंने एक तो हिंदू दार्शनिक पद्धति बताई, दूसरा इन्होंने क्या बताया? 2 ग्रंथ लिख दिए, महाभास्करी, लघु भास्करी। फिर उन्होंने साइन एक्स का मान निकालना बताया, और साइन एक्स का मान जो आज भी हम देखते हैं, वो आपेक्षिक त्रुटि उसमें कितनी है? 1.9% से भी कम, 1.9% से भी कम है। फिर इसके बाद में इन्होंने कुछ और चीज दी, बीज गणित और कई सूत्र और उनके हल दिए। जैसे कि इन्होंने एक सूत्र दिया, ये 8x² + 1 = y²। ये इन्होंने एक सूत्र दिया। यहाँ आपको कई जगह, कई किताबों में, कई जगह आपको यहाँ पे माइनस लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। शुद्ध यही है कि 8x² + 1 = y²। और वैसे भी आपसे फॉर्मूला नहीं पूछेगा, आपको ये पता होना चाहिए कि ये है क्या। ये आज की तारीख में हम जानते हैं इसको पेले का समीकरण। किसका? पेले का समीकरण या पेल का समीकरण। इंग्लिश में जगह हम देखेंगे तो पेल्स इक्वेशन, पेल्स इक्वेशन इसको आज की तारीख में बोला जाता है। लेकिन ये जो इक्वेशन है, ये पेल्स इक्वेशन, ये हमारे पास में भास्कराचार्य ने तभी दे दी थी। और किस तरीके से दी थी? हमारे जो ग्रंथ हुआ करते थे वो इस तरीके से नहीं हुआ करते थे, हमारे ग्रंथ कुछ इस तरीके से हुआ करते थे। उन्होंने ये लिखा कि वो संख्या बताइए जिसके वर्ग को 8 से गुणा करके 1 जोड़ने पर दूसरी संख्या का वर्ग प्राप्त हो जाए। यहाँ उस समय हमारे जो फॉर्मूले हुआ करते थे वो इस तरीके से लिखे जाते थे। आज तो हम सीधे सीधे पढ़ लेते 8x² + 1 = y²। इस तरह वहाँ तब भाषा में चला करते थे, क्वेश्चन भी भाषा में होते थे, उत्तर भी भाषा में होते थे। सारी जो आपके पास में जितनी भी आपके पास थ्योरी थी मैथ्स में, वो सब कुछ उस टाइम भाषा में हुआ करती थी। तो तब उन्होंने ये लिखा कि वह संख्या बताइए जिसके वर्ग को 8 से गुणा करके अगर उसमें 1 जोड़ें तो किसी दूसरी संख्या का वर्ग आ जाएगा। तो ये देख लीजिए, आप कोई संख्या है, उसके वर्ग को 8 से गुणा करके उसमें 1 जोड़ें तो 1 जोड़ने पर दूसरी संख्या का वर्ग हो जाएगा। ये फॉर्मूला उस समय दे दिया इन्होंने, लिखित भाषा में दिया। ये ग्रंथी कभी बाहर गया होगा और बाहर जाकर के घूमता पूरे विश्व में घूमते हुए कभी पेल के पास में पहुंचा, और उन्होंने इसको इस रूप में लिख करके, फॉर्मेट में लिख के पूरी जगह में प्रचार कर दिया कि देखो मैंने कितनी बड़ी खोज कर दी। ये खोज कब कर दी थी? भास्कराचार्य ने। अब जैसे कि इसका एग्जाम्पल देख लेते हम। जैसे x की जगह आप 1 रखो तो यहाँ y की जगह अपने आप आपके पास 3 आ जाएगा कि 1 और 3 कैसे। यहाँ पे 1 रखा तो 1 का स्क्वायर 1 को 8 से गुणा किया 8, तो 8 और 1 9 यहाँ पे आया इस तरफ, और यहाँ पे क्या रखा 3, तो 3 का स्क्वायर भी क्या हो गया 9। यानी कि 1 और 3 इस तरीके की संख्या है, और ये वाला आपकी इक्वेशन बन गई 8x² + 1 = y²। ये हमारे साइंस में थोड़ी सी गणित आ गई। फिर इन्होंने कुछ और चीज बताई। इन्होंने अभाज्य संख्या का एक सिद्धांत दिया। अभाज्य संख्या का क्या सिद्धांत दिया? इन्होंने बताया कि 1 + p - 1, इस तरीके से हम अभाज्य संख्याओं को निकाल सकते हैं, ये प्राप्त कर सकते हैं कि अभाज्य संख्या क्या है। आपको गणित के फॉर्मूले में नहीं जाना, आपको बस ये ध्यान रखना है कि इन्होंने अभाज्य संख्या का सिद्धांत दिया। और इस सिद्धांत को भी, जैसे कि ये सिद्धांत दिया था, इस सिद्धांत को जैसे पेल चुरा करके लाके वापस हमारे सामने पेश कर दिया कि ये हमारा पेल का सिद्धांत है। जो पेल का सिद्धांत है वो उससे पहले भास्कराचार्य का सिद्धांत हुआ करता था। वैसे ही ये जो अभाज्य संख्याओं का सिद्धांत पहले भास्कराचार्य का था, ये हमारे सामने आज जो हम देखते हैं वो विल्सन प्रमेय के रूप में हमारे सामने होता है।
किस रूप में? विल्सन प्रमेय के रूप में हम आज भी जानते हैं। आप नेट पे सर्च करेंगे कि विल्सन प्रमेय तो आपके सामने ये आ जाएगा, ठीक है। इसकी संभावना बहुत कम है कि आप ये पूछो कि भास्कराचार्य प्रमेय, तो आपके पास में ये आंसर आने की संभावना बहुत कम है कि इस तरीके से कुछ आ जाएगा। आज एआई का जमाना आ गया तो हो सकता है थोड़ा बहुत उसको पता हो तो थोड़ा बहुत वो ला करके आपके सामने रख दे। बाकी वास्तविकता ये है कि आज हम जिसको जानते हैं विल्सन प्रमेय के नाम से, वो हमारे सामने भास्कराचार्य ने काफ़ी पहले दे दिया था कि 1 + p-1, और ये सिद्धांत भास्कराचार्य ने काफ़ी पहले दे दिया था। इसी तरीके से ये पेल्स इक्वेशन भी आपके पास में काफ़ी पहले भास्कराचार्य ने दे दी थी। चलेंगे आगे, ठीक है। ये भास्कराचार्य की पेल की इक्वेशन, इसमें आप रख करके मान रख करके देखेंगे, ये फॉर एग्जाम्पल था। इसी तरीके से एक काफ़ी फेमस एग्जाम्पल जो हम सब जानते हैं और इसको तो हम मैथ्स में पढ़ते हैं, वो होती है हमारी बोधायन प्रमेय, जो आज हम देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय। ये तो हर स्टूडेंट को पता होगा ही होगा कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। जो कर्ण स्क्वायर बराबर लंबी स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये आपके पास में जो इक्वेशन होती है इस त्रिभुज के, समकोण त्रिभुज के पास में जो आपके पास इक्वेशन होती है, ये चीज उस समय हमारे पास में दे दी गई थी बोधायन प्रमेय के नाम से, ठीक है। बोधायन प्रमेय के नाम से ये दे दी गई थी। समकोण त्रिभुज के ऊपर ये होती है, ये प्रमेय बोधायन प्रमेय थी, ठीक है। बोधायन प्रमेय थी जिसको आज हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय के रूप में, ठीक है। ये तो सबको पता ही होगा। चलेंगे आगे। अब हम देखेंगे जब इस तरीके से हम चलते आ रहे हैं तो हमने मैथ्स में जब उतर ही चुके, तो मैथ्स में एक सबसे बड़ी खोज हुई थी, वो थी आपकी शून्य की खोज। शून्य की खोज के बारे में हम कई मूवीज में भी देखते हैं, कई जगह डायलॉग, कई जगह रील्स, कई जगह आप पूछ ही लेते हैं क्वेश्चन कि शून्य की खोज किसने की, कि हमारे भारत ने क्या किया, हमारे यहाँ पे शून्य दिया गया, हम शून्य नहीं देते तो आपके पास में क्या होता। ये सारी चीजें हम केवल बातें नहीं करते, ये वास्तविकता है कि शून्य की खोज भारत में ही हुई। अब यह देखेंगे किस तरीके से शून्य, सबसे पहले जो शून्य की खोज की वो तो की थी आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट ने थोड़ा बहुत बता दिया कि शून्य कुछ इस तरीके से होता है, कुछ भी इनकी इक्वेशन थी उसमें शून्य की खोज कर दी आर्यभट्ट ने। लेकिन शून्य के ऊपर जो नियम दिए, वास्तविकता जो नियम प्रमाण, जो बाद में शून्य के बारे में जो और रिसर्च की, वो रिसर्च की हमारे ब्रह्मगुप्त ने। इस बारे में कई लोग कम जानते हैं। भाई आर्यभट्ट का नाम तो सब जानते हैं कि आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की, ठीक है, आर्यभट्ट का नाम जानते हो। फिर उसके आधार पर, आर्यभट्ट की खोज के आधार पर जो हमारे उपग्रह सैटेलाइट लॉन्च किया, उसका नाम भी हमने आर्यभट्ट रख दिया। ये हम आगे भी देखेंगे। लेकिन मेन क्या है, शून्य की खोज की आर्यभट्ट ने। उन्होंने ये घोषित, और क्या क्या बात बताई, उन्होंने ये बात बताई कि पृथ्वी गोल है। तो उससे पहले क्या माना जाता है, पृथ्वी चपटी है। क्योंकि हम जब जहाँ खड़े हैं, हम आसपास देखेंगे रोड जा रहे हैं, सड़कें जा रही है, ये बिल्कुल सीधी जा रही है, मकान है सीधे ऊपर खड़े होते हैं, तो यानी कि हमें क्या लगता है कि पृथ्वी बिल्कुल सीधी है। लेकिन उन्होंने बताया कि सीधी हमें दिख रही है, लेकिन बहुत बड़े रूप में देखे तो ये सीधी आगे जाकर के गोल रूप में घूम रही है। और ये क्या है, इसका मतलब पृथ्वी गोल है। पृथ्वी किस तरीके से चक्कर काटती है, बहुत सारी बातें इन्होंने बताई। तो मेन चीज तो इन्होंने क्या किया, शून्य की खोज, और अन्य कुछ और बातें बताई। कि एक तो बताया कि पृथ्वी गोल है, दिख रहा है नहीं है, पृथ्वी गोल है, नहीं दिख रहा तो एक मिनट, अब थोड़ा दिख जाएगा, पृथ्वी गोल है। फिर दूसरी बात इन्होंने क्या बताई कि पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है, पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है, उससे आपके पास में दिन और रात का निर्माण होता है। यह कोई एक तरह से कोई परिकल्पना नहीं है, कोई थ्योरी इस तरीके से नहीं कि परियों की कहानी है, दिन आ गया रात हो गया, ऐसा नहीं है। कि पृथ्वी घूम रही है, उससे दिन और रात बन रहे हैं, ये बात बताई आर्यभट्ट ने। और उन्होंने यह बात भी बताई कि जो चंद्रमा जो चमक रहा है, वो चंद्रमा ऐसा नहीं है कि उसके पास लाइट है, उसके पास काफी ऊर्जा है, उसके पास बैटरी है खूब, उसके पास में इन्वर्टर लगा हुआ है। चंद्रमा जो चमकता है वो सूर्य की रोशनी से ही चमकता है, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि सूर्य की रोशनी चंद्रमा पे आ रही है, उससे ही चंद्रमा हमारे पास में चमक करके दिख रहा है। ये बात, चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है, ये बात बताई आपके आर्यभट्ट ने। तो आर्यभट्ट के बारे में हमने कुछ बातें जानी कि आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की, उसके साथ में पृथ्वी गोल है ये बात बताई, और चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है, ये भी बात इन्होंने बताई। साथ में ये क्या है, एक इन्होंने ग्रंथ लिखा आर्यभट्टियम, ठीक है, इनके आधार पर कोई आर्यभट्टियम ग्रंथ लिखा गया है। उसके अंदर लगभग 121 श्लोक है, ठीक है। और परछाई का खेल इन्होंने बता ही दिया कि सूर्य और चंद्रमा किस तरीके से, मतलब दिन और रात क्यों बनते हैं, दिन और रात क्यों बनते हैं, क्योंकि पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है, उससे दिन और रात बनते हैं। तो इसलिए इन्होंने क्या बता दिया कि जो परछाई जो आती है, परछाई किस आधार पर बनती है, कि परछाई राहु केतु का खेल नहीं है। उससे पहले हमें कई जो पौराणिक ज्ञान था वो राहु केतु का खेल इसको बताते थे। तो इन्होंने बताया कि राहु केतु का खेल नहीं है, ये परछाई का खेल किस तरीके से, कि ये अपनी दूरी पर घूम रही है, सूरज इसके बीच में आ गया, कभी चंद्रमा इसके बीच में आ गया, कहाँ कैसे कौन कौन चीज बीच में आ रही है, उससे क्या क्या चीज हो रही है, ये इन्होंने बताया। दूसरी बात इन्होंने बताई दिया कि भाई पृथ्वी गोलाकार है और अपनी दूरी पर घूमती है। साथ में इन्होंने एक और चीज बताई, पाई। पाई आप जो देखते हैं, पाई r² h 1/3 पाई r क्यूब, जो भी आप जहां भी पाई देखते हैं,
22/7 उसका लगभग में मान माना जाता है। वो पाई जो इन्होंने दिया था, उस पाई का एक्यूरेट लगभग मान जो दिया, वो पाई का मान दिया इन्होंने आर्यभट्ट ने। ठीक है, पाई का मान देने वाले भी कौन हो गए? आर्यभट्ट। फिर पृथ्वी की परिधि बता दी कि पृथ्वी की परिधि लगभग उस समय बिना उपकरणों के इन्होंने बता दी कि पृथ्वी की परिधि लगभग इतनी होनी चाहिए, तो पृथ्वी की परिधि बता दी। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला बता दिया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल इस तरीके से निकाला जाता है। तो ये भी कुछ और इनकी कुछ और खोज थी। मेन चीज जो हम जानते हैं वो तो हम जीरो के बारे में जानते हैं, पर जीरो के अलावा और भी चीज है कि पृथ्वी गोलाकार है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, गोल है, अपनी धुरी पर घूमती है, चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है, और पाई की खोज इस तरीके की, पाई का लगभग मान, खोज नहीं, पाई का जो लगभग मान दिया वो आर्यभट्ट ने दिया। और आर्यभट्टियम जो ग्रंथ थे उसके लगभग 121 श्लोक थे। ठीक है, और एक और बात कि पृथ्वी गोल है, इसको हम आज किस बारे में जानते हैं? ये बात आज बाद में किसने बताई? ये जो बताई कोपरनिकस ने। ठीक है, कोपरनिकस ने ये बात जो बताई उससे 1000 साल पहले आर्यभट्ट ने ये बात बता दी कि पृथ्वी गोल है। लेकिन हम किस बारे में पढ़ते हैं? हम जो एनसीईआरटी में किताबों में पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं कोपरनिकस का सिद्धांत। कोपरनिकस बता रहा है पृथ्वी गोल है, इस तरीके से पृथ्वी घूम रही है, ये पढ़ रहे हैं। जबकि वास्तविकता में पढ़ा क्या जाना चाहिए कि आर्यभट्ट ने बता दिया था कि पृथ्वी गोल है। इस चीज को बाद में चुरा करके दूसरे साइंटिस्टों ने बाद में खोज की, चाहे चुरा के नहीं भी की हो तो वो जमाने के साथ में अपग्रेड थोड़ा होते ही हैं, तो जमाने के साथ में अपग्रेड करके भी उन्होंने बताया, तो वो बात हमारे पास में काफी पहले हो चुकी थी। बस यही है, हमारे पास कुछ पेटेंट नहीं है, लिखित रूप में हमारे पास जो था वो कई चीज आपके पास में डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, कई चीज यहाँ पे गायब हो चुकी है, तो इसलिए वास्तविक प्रमाण कई बहुत कम हमारे पास बचे हुए हैं। तो आर्यभट्ट ने पृथ्वी के गोल होने की पुष्टि कर दी। कब? कोपरनिकस से भी 1000 साल पहले। ठीक है, और हम देखेंगे ब्रह्मगुप्त जो थे ये भी एक गणितज्ञ थे। इन्होंने जो पुस्तक है, इनके ऊपर जो पुस्तक है वो है ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। ये इन्होंने क्या करा? शून्य पे कार्य करने के नियम दिए। शून्य की खोज तो कर दी इन्होंने आर्यभट्ट ने, और शून्य पे जो काम करने के नियम दिए, वो काम करने के नियम, शून्य के ऊपर जो नियम दिए वो नियम आपके ब्रह्मगुप्त ने दिए। ठीक है, और इनको इन नियमों के आधार पर जो इनकी उपलब्धि थी, उस उपलब्धि के आधार पर इनको एक उपाधि दे दी गई। वो उपाधि क्या कहलाती है? गणक चक्र चूड़ामणि। गणक चक्र की गणनाओं का जो चक्र है उसका भी चूड़ामणि है। कौन है? ब्रह्मगुप्त। ये इनकी उपाधि दे दी गई। ठीक है, चलेंगे आगे। अब थे वराहमिहिर ने क्या किया? ये जब हम जितने भी पढ़ रहे हैं ये सब साइंटिस्टों के बारे में पढ़ रहे हैं, किसने क्या क्या अचीवमेंट किया है वही आपको याद रखना है कि किसने क्या अचीवमेंट किया। कहानियां भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं है, अचीवमेंट याद होना चाहिए कि पाई का लगभग मान किसने निकाला? कि आर्यभट्ट ने। शून्य के नियम किसने दिए? शून्य की खोज किसने की? दोनों बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, वराहमिहिर और गुरुत्वाकर्षण का संकेत, इसमें क्या है कि वराहमिहिर जो हमारे यहाँ के वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट बोलेंगे हम आज, वराहमिहिर क्या थे? वैज्ञानिक। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक नियम बताया कि ऐसी कोई भौगोलिक शक्ति है, उन्होंने कहा कि एक ऐसी शक्ति तो विद्यमान है जो वस्तुओं को पृथ्वी से चिपकाए रखती है। मतलब इन्होंने क्या बता दिया कि कोई भी चीज़ है वो पृथ्वी से चिपकी हुई है। सब चीज़ें से पृथ्वी पर आपके पास में कोई भी टेबल रखी हुई है तो वो टेबल क्यों रखी हुई है? क्योंकि पृथ्वी उसको खींच रही है। आप पृथ्वी पर खड़े हो तो क्यों खड़े हो? क्योंकि पृथ्वी आपको खींच रही है। कोई भी चीज़ आप छोड़ते हो वो चीज़ नीचे की तरफ क्यों जा रही है? क्योंकि पृथ्वी उस चीज़ को खींच रही है। अब आपको ये सिद्धांत समझ में आ रहा होगा कि ये सिद्धांत बाद में किसने दिया? कि कोई भी चीज़ आपको छोड़ते हो तो वो नीचे गिरती है। तो यह आपके पास में बाद में गुरुत्वाकर्षण के नियम के नाम से आपके सामने आया। और वो गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? ये सबको पता है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया, ये तो सभी को पता है। लेकिन ये नियम उससे पहले ये बात बता दी गई थी, नियम के रूप में नहीं बताई, लेकिन इस तरीके से बात बता दी कि कोई ऐसी शक्ति विद्यमान है जो वस्तुओं को पृथ्वी से चिपकाए रखती है। भाई इनके लिखने का तरीका थोड़ा कैजुअल था, बहुत नॉर्मली इन्होंने लिख दिया। उन्होंने बाद में उसको सिद्धांत के रूप में, प्रयोग के रूप में, बार बार उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उन्होंने बाद में बता दिया न्यूटन ने। तो न्यूटन गुरुत्वाकर्षण के जो नियम बताते हैं वो तो सबसे पहले बताते हैं वराहमिहिर। हमें क्या याद रखना है? वराहमिहिर ने। ठीक है, और इन्होंने इनका जो ग्रंथ था वो पंच सिद्धांतिका, ग्रंथ का नाम याद रखना है पंच सिद्धांतिका। और सूर्य सिद्धांत में नक्षत्र के विज्ञान का वर्णन है कि नक्षत्र किस तरीके से गति करते हैं, कोई से भी जो नक्षत्र है वो गति कैसे, उनका क्या विज्ञान है, उनके जो साइंटिफिक रूप में आप नक्षत्र के रूप में जो देखेंगे वो पंच सिद्धांतिका, बुक का नाम याद रखना है पंच सिद्धांतिका। और सूर्य सिद्धांत में आपके पास में इसका वर्णन है। और उज्जैन जो हुआ करता था वो प्राचीन काल में खगोल विज्ञान का प्रमुख केंद्र माना जाता था। उज्जैन खगोल विज्ञान का प्रमुख केंद्र माना जाता था। आज भी हम देखते हैं कि जो आपके पास में जंतर मंतर बनाए गए, जंतर मंतर हमारे पास जयपुर में तो है ही सही, लेकिन उसकी जो जगह आप 5 जगह पढ़ते हैं कि 5 जगह जंतर मंतर बनाए गए, तो वो सोच समझ करके 5 जगह डिसाइड की गई। क्योंकि आप यहाँ देखते हैं कि उज्जैन में
प्राचीन काल से खगोल विज्ञान का प्रमुख केंद्र था, मतलब कि हजारों सालों से खगोल विज्ञान का केंद्र रहा है। यहाँ पे खगोल विज्ञान से ऊपर मतलब खगोल विज्ञान पर रिसर्च हुआ करती थी। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया वराहमिहिर ने। फिर हम देखेंगे जो जंतर मंतर प्राचीन वेधशाला है वो सवाई जयसिंह सेकंड ने बनाई। ये तो आपको सबको पता होगा कि सवाई जयसिंह सेकंड ने बनाई, और ये 5 जगह बनाई गई, जिसमें से एक तो आपको पता ही है कौन सी, जयपुर। दूसरी चीज अभी पता लग गई कि उज्जैन। उज्जैन क्यों? क्योंकि वो प्राचीन काल से वहां पे उस संबंधित खोजें हुआ करती थी, तो दूसरी वहीं पे बनाई गई उज्जैन में। कि उज्जैन आपको याद हो गया, जयपुर आपको याद हो गया, उसके अलावा दिल्ली, वाराणसी, मथुरा, यहाँ पर भी वेधशालाएं बनाई गई। सबसे बेस्ट तो हमारे जयपुर की है, लेकिन 4 जगह और भी आपको ध्यान होना चाहिए। और बनाई किसने? सवाई जयसिंह सेकंड ने। इन्होंने जो जयपुर में जंतर मंतर बनाया, उस जंतर मंतर के अंदर 19 अलग अलग उपकरण है, 19 अलग अलग उपकरण है जो कि खगोलीय गणना करते हैं। यानी कि ये खगोलीय गति बता देते हैं आपके, सूर्य की गति कहाँ चलेगी, चंद्रमा की गति कितनी होगी, कब दिन होगा, कब रात होगी, नक्षत्रों की गति बता देंगे, कितने घड़ी कब कहाँ पे, मतलब कई जो ऐसी चीजें होती है जैसे आज हम देखते हैं वेदर रिपोर्ट कि बरसात होगी, ये चीज इन यंत्रों से बता दी जाती थी। सूर्य घड़ी, चंद्र घड़ी, कई चीजें वहां पे मौजूद है जिसको आज लोगों के लिए समझ पाना मुश्किल होता है, लेकिन ये उस समय खगोल गणना के यंत्र वहां पे बना दिए गए थे। ठीक है, ये तो अभी भी हमारे पास विद्यमान है, तो हम देखते हैं, ये तो ज्यादा पुरानी बात भी नहीं है। फिर ये यंत्र बिना किसी टेलीस्कोप के केवल सूर्य और तारों की स्थिति देख करके खगोलीय गणना करते थे। अब देख लो, वहां पे जब तो टेलीस्कोप की खोज भी नहीं हुई थी, फिर भी ये सारे बिल्कुल सटीक गणना कर देते थे। कैसे? सूर्य और तारों की केवल स्थिति से, केवल सूर्य और तारे, कि भाई सूर्य यहां से गुजर रहा है तो इसका मतलब क्या होने वाला है, और चंद्रमा वहां था तो उसका मतलब क्या होने वाला है, केवल उन गतियों के आधार पर इन्होंने बता दिया। टेलीस्कोप जैसी तो कोई चीज भी नहीं हुआ करती थी। फिर एक और देखेंगे हम, नागार्जुन। नागार्जुन कौन थे? इन्होंने मतलब नागार्जुन एक केमिस्ट थे, प्रसिद्ध रसायनज्ञ। उन्होंने क्या करा? रस रत्नाकर पुस्तक लिखी। कौन सी? रस रत्नाकर। अब यहां पे क्या आपसे पूछा जा सकता है कि रस रत्नाकर पुस्तक किसकी है? तो वो है नागार्जुन की। इस पुस्तक में उन्होंने पारा और धातुओं के निष्कर्षण की विधि बताई। मेन तो क्या? पारा, मरकरी को किस तरीके से निकाला जाए, उपयोग में लेने लायक किस आधार पर बनाया जाए, भाई कैसे निकलेगा, कैसे बनेगा। वास्तविकता में पारा बनाने की जो विधि थी वो नागार्जुन ने बता दी गई। ऐसे एक जीवक थे। जीवक कौन थे? ये भी आपने हिस्ट्री में नाम पढ़ा होगा। जीवक थे महात्मा बुद्ध के निजी चिकित्सक। कि महात्मा बुद्ध के जो पर्सनल असिस्टेंट, पर्सनल डॉक्टर थे महात्मा बुद्ध के। ठीक है, और ये बाल रोग विशेषज्ञ भी थे, पर मेन तो क्या है, महात्मा बुद्ध के साथ रहते थे, और उस समय के डॉक्टर है जीवक। ठीक है, और नागार्जुन क्या है? नागार्जुन केमिस्ट थे, केमिस्ट्री के बारे में इनको नॉलेज थी, और इन्होंने पारा निष्कर्षण का सिद्धांत दिया। ठीक है, चलेंगे आगे। अब हम देखेंगे एक किला जिसको हम बोलते हैं गोलकोंडा फोर्ट। गोलकोंडा का किला आज भी है, हैदराबाद के पास में ये स्थित है गोलकोंडा किला। अब इस किले की क्या विशेषता है? ये जो किला है ये समझ लीजिए इस तरीके से बना हुआ है, पहाड़ी पे किला बना हुआ है। उस किले की ये विशेषता है कि उसमें एक जगह पर कोई इंसान, एक विशेष जगह है वहां पे कोई इंसान ताली बजाता है तो उस ताली की ध्वनि वहां से 1 किलोमीटर दूर सुनाई देती है। बीच में भले आए नहीं आए पर उस जगह जरूर सुनाई देगी 1 किलोमीटर दूर। तो ये कैसे पॉसिबल है? सिर्फ ताली बजाने से 1 किलोमीटर दूर आवाज जा रही है। तो भाई ये कोई जादू टोना तंत्र मंत्र तो है नहीं, जरूर इसके पीछे कोई ना कोई साइंस है। वो साइंस कैसे? कि समझ लीजिए ये जैसे ये गोलकोंडा किला है, यहाँ पर कोई आदमी ए इस जगह पे कोई ताली बजा रहा, तो ये यहाँ से 1 किलोमीटर दूर इस जगह पर, यहाँ के शीर्ष बिंदु पर, यहाँ पर वो ताली की ध्वनि सुनाई दे रही है। कितने? लगभग 1 किलोमीटर दूर। वो ताली की ध्वनि सुनाई देने के पीछे भी आपके पास में साइंस थी। किले का नाम आपको याद रखना है, गोलकोंडा। गोलकुंडा या गोलकोंडा किला, इसमें लिख नहीं रहा, मैं लिख देता हूं, गोलकोंडा का किला। अब इसमें ध्वनि विज्ञान भी है, साथ में मैथमेटिक्स भी है। ठीक है, ध्वनि विज्ञान जो हमने पिछली क्लास में देखा, भाई ध्वनि का प्रभाव किस प्रकार से बढ़ाया जाता है, किस प्रकार ध्वनि टकराती है। कि एक तो ध्वनि जो अवशोषित करती है कि खुरदरी सतह नहीं होनी चाहिए, इस तरीके के नहीं होना चाहिए, तो वो वाला प्रभाव, तो उसने जमीन बिल्कुल प्लेन बना दी कि जहां पे ताली बजा रहे एक निश्चित जगह बजा रहे हैं वहीं पे बजनी चाहिए। दूसरी बात, उस पॉइंट पे ताली बजाओ, साथ में जो वहां पे जो संरचना, जो आकृति बनाई गई, वो कुछ ऐसे एंगल डिसाइड किए गए कि ध्वनि का जो टकरा करके आएगी, परावर्तन जो आएगी, वो अनुरणन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि यहां से टकराई, वहां टकराई, वहां टकराई, वहां टकराई, ये हो गई। और वहां पे ध्वनि का बार बार इस तरीके से टकराने से अनुरणन हो जाए, मतलब ध्वनि की आवाज तेज हो जाए। वो अनुरणन प्रभाव का उपयोग करने के लिए, साथ में उस एंगल को उपयोग करने के लिए इस तरीके का ये किला बनाया गया। और ये देख लीजिए यहाँ पे ये 45 डिग्री का कोण होना चाहिए, यहाँ पे इस तरीके से होना चाहिए। यहाँ पे पूरा साइंस और मैथ्स का यूज किया गया। साइंस का तो किस तरीके से उनको पता था कि ध्वनि विज्ञान क्या है, अनुरणन का प्रभाव क्या है। साथ में
मैथ्स भाई परावर्तन क्या है, ध्वनि की आवाज कहाँ टकराती है ये भी उनको पता था। दूसरी बात मैथ्स कैसे कि 45 डिग्री के एंगल पे ये बनाओ ताकि यहाँ से टकरा के वापस यूं चली जाए और फिर इधर आ जाए। और ये दोनों चीजों का उपयोग किया गया किसमें, गोलकोंडा फोर्ट में। और ये क्यों किया गया, ये सिर्फ केवल एक सूचना की तकनीक थी कि अगर मान लो कि पड़ोसी राज्य का या किसी का हमला हो तो कोई भी एक सैनिक आकर के वहां ताली बजा देता था, जिससे किले में लोग सतर्क हो जाते थे। 1 किलोमीटर दूर किला है, वहां पे राजा बैठे हुए, राजा के कानों तक वो आवाज पहुंच गई, यहाँ ताली बजी मतलब खतरे का संकेत है। वो खतरे का संकेत बताता था कि राजा के कानों तक बात पहुंच गई, तो वो तैयार हो जाते थे। उनको वो 1 किलोमीटर दूर तक जब तक वो बाकी लोग पहुंचेंगे तब तक वो सतर्क हो जाएंगे और लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। यह केवल एक इस पहचान के लिए ये चीज बताई गई। और यह विधि साइंस और मैथ के बिल्कुल आप समझ लीजिए उत्कृष्ट इंजीनियरिंग को ये बताती है, गोलकोंडा फोर्ट। ठीक है, आगे देखेंगे। अब गणित और भौतिकी के कुछ और हम साइंटिस्ट देखेंगे, जैसे कि ब्रह्मगुप्त। ठीक है, ब्रह्मगुप्त के बारे में हमने देख लिया कि शून्य के कार्य करने के नियम दिए और ब्रह्मस्फुट सिद्धांत के नियम दिए। भास्कराचार्य सेकंड, भास्कराचार्य सेकंड ने क्या किया, फर्स्ट हमने देख लिया भास्कराचार्य फर्स्ट थे। सेकंड ने गणित की 2 शाखाएं बताई। एक शाखा तो इन्होंने बताई बीज गणित यानी कि एलजेब्रा, और दूसरी बताई गणित। भाई इन्होंने क्या है, बीज गणित को अलग कर दिया कि बीज गणित जो है इसको अलग करो, ये एक अलग से गणित हो गई। और जो नॉर्मल गणित आप देखते हो वो सारी चीजें इन्होंने अलग रख दी कि 2 भागों में बांट दी, बीज गणित और नॉर्मल गणित। फिर इन्होंने क्या है, इनको इस कार्य के लिए कई इन्होंने कार्य किए, कई इन्होंने खोज की गणित में, भास्कराचार्य सेकंड ने। इस कार्य के लिए इनको गणक चक्र चूड़ामणि ये उपाधि से इनको नवाजा गया कि गणक चक्र चूड़ामणि, इससे इनको उपाधि दे दी गई। साथ में क्या है, इन्होंने जो पुस्तक लिखी उस पुस्तक का नाम आपको याद रखना है, सिद्धांत शिरोमणि। ठीक है, ब्रह्मगुप्त का तो हमने देख ही लिया था, चलेंगे आगे। अब हम देखेंगे थोड़ा मॉडर्न साइंस की ओर हम बढ़ चुके। प्राचीन काल में क्या क्या किया था, शल्य चिकित्सक सुश्रुत से हम शुरू करते हुए आ रहे हैं और आते 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 अब मध्यकाल के लगभग आ गए। मध्यकाल के अंतिम छोर पर ही हम आ चुके हैं। कुछ ऐसे वैज्ञानिक जिन्होंने आज के टाइम पे जो प्रयोग हो रहे हैं उन प्रयोगों में योगदान दिया है, जैसे कि हमारे थे सीवी रमन। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, नए वैज्ञानिक ये सब। ठीक है, ये सब 100-200 सालों की रेंज के अंदर के वैज्ञानिक है आपके पास। सीवी रमन, इनको बोला जाता है प्रकाश के जादूगर। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक तो ये चीज बताई कि समुद्र और आकाश का रंग नीला होता है, क्यों होता है, उस कारण को बताया सीवी रमन ने कि समुद्र का रंग हम देखते हैं कि नीला है, आकाश का रंग कैसा है, ये सारी बातें बताई सीवी रमन ने। और ये सब जो बताई वो इन्होंने एक प्रयोग किया, उस प्रयोग को जो निष्कर्ष जो परिणाम निकले उसको रमन इफेक्ट के नाम से बताया गया। रमन इफेक्ट काफी फेमस वैज्ञानिक है सीवी रमन। इन्होंने जो प्रयोग किया उस प्रयोग को बोलते हैं, सीवी रमन का जो प्रयोग था उसके निष्कर्ष को बोलते हैं रमन इफेक्ट। और वो रमन इफेक्ट के बारे में बताया, इस कारण से इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है। हम देखेंगे कैसे कि मतलब इतना इंपॉर्टेंट था वो प्रयोग कि उस प्रयोग के कारण हमें इसमें भारत में भौतिकी का पहला नोबेल, भारत का कुल तो दूसरा नोबेल था लेकिन भौतिकी का पहला नोबेल किसको मिला गया, सीवी रमन को। तो इतनी बड़ी बात हो गई, वो भी कब, आजाद भारत से पहले, जब भारत आजाद भी नहीं हुआ था उससे पहले भारत को नोबेल मिला उस सीवी रमन की खातिर। ठीक है, इन्होंने एक तो क्या बताया, समुद्र और आकाश का रंग नीला होने का कारण बताया, उसको वैज्ञानिक रूप से समझाया। दूसरी बात, इन्होंने वीणा, मृदंग, तानपुरा इस तरीके के जो भारतीय वाद्य यंत्र है उनके ध्वनिक गुणों की खोज की कि इसमें जो ध्वनि के गुण है वो किस आधार पर कार्य कर रहे हैं। साथ में इन्होंने रमन प्रभाव, मेन जो इनकी सबसे बड़ी खोज थी वो थी रमन प्रभाव। उस खोज को इन्होंने नाम, अपने नाम पे नाम दे दिया कि रमन प्रभाव। इस बात में क्या किया उन्होंने, ये जो भी खोज की, ये एक सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि उन्होंने सिर्फ 200 रुपए के उपकरणों में ये खोज कर दी थी। उस जमाने में सिर्फ 200 रुपए को, बहुत बड़ी भारी भरकम इनके पास में कोई प्रयोगशाला नहीं थी, जैसे इनके पास कोई नासा हो या इसरो हो, उस समय का आपके पास में कोई नहीं है। सिर्फ 200 रुपए के खर्चे में आप इतनी बड़ी इफेक्ट का मतलब खोज कर पा रहे हो, रमन इफेक्ट आप निकाल पा रहे हो कि ये था क्या, उसको हम देखेंगे कि रमन इफेक्ट क्या था। ये रहा, रमन इफेक्ट था कि जब प्रकाश एक माध्यम से गुजरता है तो वह अंतःक्रिया करता है और प्रकाश का प्रकीर्णन करता है। कि प्रकाश यहां से गुजरा, इन्होंने कोई प्रिज्म या कोई भी धातु कोई टुकड़ा लिया ऐसे पारदर्शी, जिसके अंदर से प्रकाश को गुजरा, और प्रकाश के अलग अलग जो प्रकाश किस तरीके से रंगों में बट रहा है, कैसे अलग अलग दिशाओं में जा रहा है, इस बारे में इन्होंने खोज की। प्रकाश की तरंगों के बारे में खोज की, प्रकाश के कई इफेक्ट बताए। इस खोज को बोला जाता है रमन प्रभाव। आपको याद नहीं करना रमन प्रभाव क्या होता है, बस ये पता होना चाहिए कि रमन प्रभाव इन्होंने दिया, और इस आधार पर इनको 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, और एक और बात, जब लेजर का आविष्कार हुआ तो लेजर के आविष्कार में भी इनका जो प्रयोग था उस प्रयोग का बाद में उपयोग किया गया, तब इनका प्रयोग और ज्यादा फेमस हो गया कि लेजर में भी इनका यूज आ रहा है। इस इफेक्ट के कारण यह एक महत्वपूर्ण साधन बन गया कि रमन प्रभाव का उपयोग करके लेजर में भी उपयोग लिया जा रहा है। ठीक है, मेन चीज क्या है, 1930 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया, ये याद रखनी डेट।
जो ईयर में बता रहा हूँ वो तो कम से कम याद रखना है, बाकी के नहीं हो तो कोई बात नहीं। 1930 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला गया, दिया गया, ये रहा 1930 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो इन्होंने प्रकाश की प्रकीर्णन टाइप के, इन्होंने जो प्रकाश की तरंगें होती है उस पर आधारित इन्होंने प्रयोग किए थे, ठीक है। और इसी के आधार पर इनको जो दिया गया था 1930 में नोबेल, उसकी पूरी डेट थी 28 फरवरी 1930। 1930 में नोबेल दिया, ये तो हमने याद कर लिया, लेकिन ये जो 28 फरवरी को दिया गया, इस 28 फरवरी को हम साइंस डे के रूप में मनाया जाता है, या विज्ञान दिवस। ये भी हमें याद रखना है कि विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। दिवस डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं कि दिवस कब मनाया जाता है। विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। और 28 फरवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 28 फरवरी 1930 को इनको भौतिकी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, इसलिए इस दिवस को अब बाद में विज्ञान दिवस के रूप में मनाने लग गए, ठीक है। विज्ञान दिवस, साइंस डे, इनके आधार पर, ठीक है। चलेंगे आगे। अब रमन प्रभाव भी हमने देख लिया, अब देखेंगे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भी हमने देख लिया कि 28 फरवरी को मनाया जाता है। भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया बाद में 1954 में। 1954 में इनको भारत रत्न से भी सम्मानित कर दिया गया, ठीक है। तो रमन प्रभाव के बारे में हमने ये देख लिया कि इस प्रभाव के कारण ही हम साइंस डे मना रहे हैं, क्योंकि साइंस डे कब 28 फरवरी को इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया, और उसके कारण इनकी जो इतनी बड़ी उपलब्धि थी कि आज हम समझ पाए नहीं समझ पाए, पर दुनिया इस चीज़ को समझ गई कि रमन जी ने कितना बड़ा खोज किया। जो लेजर टेक्निक थी, वो लेजर टेक्निक आज इस प्रभाव का उपयोग कर रही है, ठीक है। चलेंगे आगे। अब थे सत्येंद्र नाथ बोस। सत्येंद्र नाथ बोस, इन्होंने क्या किया? सबसे पहली चीज तो ये अल्बर्ट आइंस्टीन के साथ काम करते थे, ठीक है। अल्बर्ट आइंस्टीन के नाम से साथ में काम करते थे। इन्होंने कुछ कणों की खोज की, ठीक है, कुछ कणों की खोज की, ये रहा, उनको बोलते हैं बोसोन, ठीक है। एक तो थे हमारे सत्येंद्र नाथ बोस, एस एन बोस भी बोलते हैं इनको, एस एन बोस। सत्येंद्र नाथ बोस जो अल्बर्ट आइंस्टीन के साथ में काम करते थे, वो जो कण खोज रहे हैं उनको तो बोल रहे हैं बोसोन। और एक और इनके साथ में, अल्बर्ट आइंस्टीन के साथ में एक और वैज्ञानिक थे जो काम करते थे, उन्होंने जो कण खोजा उसको बोल दिया फर्मियोन। अब खोजा क्या? मेन इन्होंने क्या बताया कि इन्होंने जो प्रयोग किए उस प्रयोग में कुछ निष्कर्ष निकल के आए। इनके प्रयोग में क्या निष्कर्ष निकल के आया कि ऐसे कण जिनका चक्रण पूर्णांक, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4 में 0 चक्रण हुआ, 1 चक्रण हुआ, 2 चक्रण हुआ, इस रूप में हो रहा है, उन कणों को तो इन्होंने बोल दिया गया बोसोन। और वो बोसोन किसके आधार पर बोला गया? सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर। इनका नाम बोस था, बोस के नाम पर बोसोन रख दिया गया। आपको ये ध्यान रखना है कि बोसोन किसके नाम पर दिया गया? बोस के नाम पर, सत्येंद्र नाथ के नाम पर, सत्येंद्र नाथ बोस। और इन्होंने किसके साथ काम किया? आइंस्टीन के साथ में, ठीक है। दूसरे एक और वैज्ञानिक थे जिन्होंने काम किया था, एनरिको फर्मी। इन्होंने क्या बताया? इनकी खोज वैसे इंपॉर्टेंट नहीं, पर यह ध्यान रखना है कि इनकी खोज थी कि जिसका चक्रण आधा, 1.5, 2.5, 2.5, 3.5 इस तरीके का चक्रण हो, उन कणों को क्या बोल देंगे? फर्मियोन, ठीक है। तो ये बोसोन और फर्मियोन दो तरीके के कण बताए अल्बर्ट आइंस्टीन के एक प्रयोग में, कि एक तो कण होते हैं बोसोन या फिर होते हैं फर्मियोन। बोसोन जिनका चक्रण पूरा पूरा होता है, इन जैसे कि फोटोन, पाइमिजोन, इस तरीके के जो कण हैं इनको तो बोल दिया गया आपके बोसोन। और जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इन सारे कणों को बोल दिया गया फर्मियोन, ठीक है। ये दो अलग अलग वैज्ञानिकों के नाम पे दिया, पर हमारे मेन जो याद रखना है वो है हमें बोसोन। बोस के नाम पर बोसोन नाम दे दिया गया, ठीक है। एक और इन्होंने अल्बर्ट आइंस्टीन के साथ प्रयोग किया, और इतना अच्छा प्रयोग किया कि अल्बर्ट आइंस्टीन भी इनसे प्रभावित हो गए। दूसरा वाला था उसको तो साइड में कर दिए कि तू तो रिटायर हो जा, हम दोनों मिलकर के एक प्रयोग करेंगे। इन्होंने पार्टनरशिप में प्रयोग किया, और उस प्रयोग का नाम ही रख दिया गया बोस आइंस्टीन थ्योरी। पूरा नाम है उस प्रयोग का, नाम है बोस आइंस्टीन सिद्धांत रख दिया गया, बोस और आइंस्टीन के नाम पर, कि बोस और आइंस्टीन ने मिलकर के प्रयोग किया, इसलिए उसका नाम हो गया बोस आइंस्टीन, ठीक है। अब उस समय जो इन्होंने प्रयोग किया, उस प्रयोग में क्या करा? एक पदार्थ की 5वीं अवस्था की खोज की। पदार्थ की इन्होंने 5वीं अवस्था की खोज की, ये समझ लीजिए, ये रही पदार्थ की 5वीं अवस्था की खोज की। उस अवस्था का नाम भी इनके नाम पर रख दिया गया, वो था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। इस अवस्था को बोला गया बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, की पदार्थ की 5वीं अवस्था। जैसे हम 3 तो हम जानते हैं, ठोस, द्रव, गैस, ऐसे इन्होंने चौथी नहीं, इन्होंने 5वीं अवस्था खोज दी कि एक ये भी अवस्था होती है पदार्थ की, कि ठोस, द्रव, गैस तो होती है, कि ये भी अवस्था होती है। और इसको बनाया इन्होंने। बनाया कैसे? बनाया इन्होंने कि जब सामान्य वायु के घनत्व से 1 लाख कम घनत्व हो, कि सामान्य जो अभी यहाँ पे हवा है उससे भी कम से कम 1 लाख कम वायु का घनत्व हो जाए, और इतने कम घनत्व वाली गैस को बहुत कम तापमान पर जब ठंडा किया जाए, वो धीरे धीरे ठंडा किया जाए, बहुत कम तापमान पर लाया जाए, धीरे 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 धीरे,
तो हमें एक अलग ही अवस्था प्राप्त हो जाती है, और वो अवस्था क्या कहलाती है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। केवल इस अवस्था का नाम ध्यान रखना है कि ये अवस्था की खोज अब नाम से पता लग रहा है कि बोस ने किया, तो बोस के नाम पे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, एक और इन्होंने काम किया, वो क्या किया? सल्फेनोमाइड जो होता है ना, सल्फेनोमाइड, उस अणु से कुछ उन्होंने चेंजेस करके, इस रसायन में कुछ चेंज करके एक ड्रॉप बनाई, जिसके द्वारा आई ड्रॉप का आविष्कार हुआ। मतलब आई ड्रॉप जो बन पाई वो आई ड्रॉप के आधार पे बनाई इन्होंने, सल्फेनोमाइड अणु में कुछ चेंजेस करके। सल्फेनोमाइड कोई अणु होता है, उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस किया और उन्होंने बना दी उससे आई ड्रॉप, आंखों में डालने की दवाई। ठीक है, और ये राज्यसभा के सदस्य भी रहे। ये तो पॉलिटिकली भी इंपॉर्टेंट हो गया कि कौन से ऐसे वैज्ञानिक थे जो राज्यसभा के सदस्य रहे, वो थे हमारे बोस। ठीक है, इनकी एक फेमस लाइन है, वो आप ध्यान रहे, अच्छी बात है। बोस ने हिंदी भाषा के प्रति मतलब काफी ज्यादा समर्पित थे हिंदी भाषा के प्रति। तो इन्होंने एक लाइन बोली, इन्होंने बोला कि इनका मानना था कि विज्ञान को उसी भाषा में पढ़ना चाहिए जिसमें उनकी माँ ने लोरी सुनाई हो। मतलब कि जैसे कि आपकी माँ आपको हिंदी में लोरी सुना रही है, तो आपको विज्ञान भी हिंदी में पढ़ना चाहिए, तब जब आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ये इनकी थ्योरी थी, थोड़ी एक फेमस लाइन है, कोट है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सत्येंद्र नाथ बोस। क्वांटम फिजिक्स के मतलब रूप में इन्होंने कई योगदान दिया। फिर हम देखेंगे एक मेघनाथ साहा। मेघनाथ साहा ने तारों के तापक्रम के बारे में बताया। ठीक है, मेघनाथ साहा ने तारों के तापक्रम के बारे में बताया। अब हम छोटे छोटे वैज्ञानिक के कुछ एक जिनको जल्दी जल्दी कवर करेंगे। जैसे कि मेघनाथ साहा थे, इन्होंने तारों के तापमान के बारे में बताया, और इन्होंने क्या बताया? एक वर्णक्रम रेखाओं के बारे में उपस्थिति समझाई कि जैसे ये वर्णक्रम रेखाएं, जैसे कि आपने अलग अलग उसको प्रकाश को गुजारी है, प्रिज्म से गुजारने पर जो अलग अलग रेखाएं बनी, उन वर्णक्रम अलग अलग कलर की रेखाएं बनी, इसके बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान समझाया मेघनाथ साहा ने। इनके द्वारा सूर्य ग्रह दूसरे तरह, सूर्य और जो दूसरे ग्रह है उनका तापक्रम पता लग सका। मेन तो चीज ये है तारों का तापमान। सूर्य भी एक तारा है, सूर्य दूसरे ग्रह हैं, उनका तापमान बता सके। यहीं पे बैठे बैठे इन्होंने बता दिया कि वहां का तापमान इतना है लगभग। तो सूर्य और दूसरे ग्रहों का तापमान, दबाव, उनकी भीतरी संरचना का ये पता लगा पाए। ठीक है, और इसलिए इन्होंने क्या है जो खोज की, उस खोज के आधार पर एक एस्ट्रोफिजिक्स में एक बहुत बड़ी खोज थी, एस्ट्रोफिजिक्स थी। ये जो जिस फील्ड में काम कर रहे हैं उस फील्ड को बोलते हैं ताराभौतिकी। ताराभौतिकी, एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रोनॉमी जैसा आपने सुना होगा, एस्ट्रोनॉमी में भी आपके पास में तारा, जो सूर्य, ग्रह, बुध, पृथ्वी, इनके बारे में बात होती है। मंगल, शुक्र, कि आपका मंगल खराब है, शनि भारी है। वैसे ही आपके यहाँ पे जो बात कर रहे हैं ये आपके एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर बात कर रहे हैं कि तारों का तापक्रम ये है। तो इन्होंने एक नई खोज कर दी। फिर साथ में इन्होंने साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स की स्थापना की। कितने? इनके खुद के नाम से, मेघनाथ साहा है तो साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। अब देखो हम न्यूक्लियर की ओर बढ़ते जा रहे हैं, आधुनिक फिजिक्स में, आधुनिक साइंस में, आधुनिक जमाने में हम बढ़ते जा रहे हैं। पहले हम कहाँ से शुरू हुए थे? सुश्रुत, जहाँ पे उन्होंने एक चिमटा बनाया, इस तरीके के उपकरण बनाए। और अब हम कहाँ आ रहे हैं? न्यूक्लियर के रूप में, कि न्यूक्लियर फिजिक्स बता रहे हैं कि ये न्यूक्लियर फिजिक्स में एक इंस्टीट्यूट की स्थापना की, साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, और यहाँ पे क्या प्रथम साइक्लोट्रॉन लगवाया। फिर हम देखेंगे परमाणु युग की शुरुआत अब हो चुकी है। मैं न्यूक्लियर फिजिक्स के रूप में आपने एक इंस्टीट्यूट की स्थापना कर दी। इसमें एक सबसे बड़ा नाम होता है, वो है आपका होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा कौन थे और इन्होंने क्या क्या किया, ये आपको याद होना चाहिए कि होमी जहांगीर भाभा थे, इन्होंने एक नया कण खोजा, नया कण खोजा, उस कण को बोलते हैं मेसोन। ठीक है, होमी जहांगीर भाभा थे, इन्होंने एक मेसोन कण की खोज की। और भारत का जो परमाणु कार्यक्रम, जो परमाणु का जो भी परमाणु बम बनते हैं, परमाणु के मिसाइल, ये कुछ भी जो चीज बन रही है, परमाणु एनर्जी, परमाणु रिएक्टर, उन चीज की जो उस पूरे युग की शुरुआत जो की, वो की हमारे भाभा ने। ठीक है, होमी जहांगीर भाभा ने क्या किया? परमाणु कार्यक्रमों की शुरुआत की। इनके निर्देशन में 3 बड़े बड़े रिएक्टर स्थापित हुए। इनके निर्देशन में क्या? 3 बड़े बड़े रिएक्टर स्थापित हुए। उन तीनों का नाम याद रखना है आपको, अप्सरा, साइरस और जर्लिना। क्या नाम है उनका? अलग से बता देता हूं, यहां लिख देता हूं कि एक तो है अप्सरा, साइरस और जर्लिना। ये कोई लड़की या एक्ट्रेस के नाम नहीं है, ये क्या है? परमाणु रिएक्टर। परमाणु रिएक्टर किसके निर्देशन में स्थापित हुए? होमी जहांगीर भाभा के। मतलब इन्होंने परमाणु रिएक्टर, परमाणु ऊर्जा, परमाणु एटॉमिक एनर्जी, उस क्षेत्र में कई योगदान दिए। इसलिए इनको क्या कहते हैं कि परमाणु युग की शुरुआत किसने करी? कि होमी जहांगीर भाभा ने। एक तो इन्होंने कण खोज दिया, मेसोन। दूसरी बात, इन्होंने 3 रिएक्टर स्थापित कर दिए, अप्सरा, साइरस और जर्लिना। साथ में इनमें, इनके साथ में एक और व्यक्ति थे, वो थे राज रमन्ना। राज रमन्ना ने क्या किया? ये जो राज रमन्ना थे, ये उस परमाणु आयोग के अध्यक्ष रहे उस टाइम पे। क्या रहे?
ये सिर्फ अध्यक्ष रहे, इतना सा ध्यान रख लेना कि परमाणु परीक्षण जो उस टाइम न्यूक्लियर जो परीक्षण हुए उनके अध्यक्ष रहे राज रमन्ना। मेन चीज थी आपके परमाणु युग की शुरुआत किसने की? होमी जहांगीर भाभा। ये इनकी फोटो आप देख लीजिए, होमी जहांगीर भाभा। आगे देखेंगे कि और कुछ वैज्ञानिक जैसे कि एम के वेणु बप्पू, एम के वेणु बप्पू, इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो भी योगदान दिया उस योगदान के आधार पर भारत में क्या किया गया? इनके योगदान के आधार पर जो एक पुच्छल तारा होता है उसका नामकरण कर दिया गया। इसके नाम पर एम के वेणु बप्पू, पुच्छल तारा होता है, अंतरिक्ष में कोई पुच्छल तारा है उसका नामकरण कर दिया गया। और वो नामकरण किसके आधार पर? हमारे भारत के वैज्ञानिक के नाम पर किया गया। वो वैज्ञानिक थे एम के वेणु बप्पू। ये खगोल विज्ञानी थे, इसलिए इनके नाम पे नाम किया गया। और नाम क्या किया? उस पुच्छल तारे का नाम है बप्पू बोक न्यूयॉर्क। ठीक है, बप्पू के नाम पे बप्पू नाम रख दिया गया पुच्छल तारे का। ठीक है, दूसरी बात, जेसी बोस, जगदीश चंद्र बोस ने पौधों में संवेदनाओं की खोज की। जगदीश चंद्र बोस ने क्या किया? पौधे जीवित होते हैं इस बात का पता लगाया जगदीश चंद्र बोस ने। भाई पौधों के अंदर भी धड़कन होती है, संवेदना होती है। अब आज हम सोचते हैं पौधे हमारी बात सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे, इसके ऊपर आज भी खोज जारी है कि पौधे सजीव है निर्जीव है। कई हम आज भी डिस्प्यूटेड रहता है, कुछ लोग सजीव मानते हैं, लेकिन ये चीज हमारे काफी पहले खोज दी गई। वो खोजी जेसी बोस ने। उन्होंने पौधों में संवेदनाएं बता दी कि पौधे हमारी बात सुनते हैं, भले वो कहीं चल नहीं सकते लेकिन वो हमारी बात सुनते हैं। पौधों के अंदर संवेदनाएं होती है, यानी कि धड़कन होती है, पौधे भी एक सजीव है। ये बात बताई जेसी बोस ने, संवेदनाओं की खोज। ठीक है, फिर हमारे पास है प्रफुल्ल चंद्र रे, इसको पीसी रे के नाम से बोलते हैं, प्रफुल्ल चंद्र रे। इन्होंने क्या किया? केमिकल उद्योग की लगाया। ठीक है, केमिकल उद्योग लगाया कब? 1896 में। और 1896 में केमिकल उद्योग लगाने का मतलब समझ रहे हो आप? यहाँ पे क्या थे? अंग्रेज। अंग्रेजों के जमाने में कोई यहाँ पे आकर के, भारतीय आकर के इंडस्ट्री लगा रहा है, तो आप सोच लीजिए वो कितना बड़ा आदमी था कि उनसे लड़के उनके सामने, उनकी नाक के नीचे वहां पर इंडस्ट्री लगा रहा है और वाकई चला रहा है। मतलब उनको पता, ऐसा छुप करके नहीं लगाया, वास्तविकता में लगाया। क्योंकि ये एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे प्रफुल्ल चंद्र। ये जब विदेश में गए तो इनकी जो प्रतिभा है उसको देखते हुए वहां पे जो एक कॉलेज था, कॉलेज के अंदर इनको प्रोफेसर थे, प्रोफेसर के बाद में उनको डीन बना दिया गया। काफी उच्च पदों पर वहां पे प्रतिस्थापित रहे। उसके बाद में इनको लगा कि हमें अपने देश वापस जाकर के देश के लिए कुछ काम करना चाहिए। ये अपने देश वापस लौट करके आते हैं। जब ये वापस लौट गए वहां पे कई इन्होंने खोज की, कई उन्होंने केमिकल मतलब जो केमिस्ट्री है उसके अंदर, केमिकल के अंदर इन्होंने कई ऐसी नई नई खोजें की। उन खोज को देखते हुए जब ये वापस इंडिया में आए तब भी इनको एक छोटे से पद पर आसीन रहना पड़ा। मतलब क्या किया? इनको छोटा सा कॉलेज का छोटा सा प्रोफेसर बना दिया गया। और इनके जो इनसे भी नीचे कोई प्रोफेसर है जिनको बिल्कुल ज्ञान नहीं है वो थे अंग्रेज। और उन अंग्रेजों को काफी ज्यादा सैलरी दी गई और इनको कोई सैलरी नहीं दी, इनको बहुत कम सैलरी दी जाती थी। तो ऐसा भेदभाव करते थे अंग्रेज, क्योंकि ये इंडियन थे। इनको पता था भाई इंडियन है, उच्च पद पर आसीन है, ज्यादा ज्ञानी है, ज्यादा नॉलेजेबल है, ज्यादा डिजायरेबल है, लेकिन फिर भी एक अंग्रेज होने की वजह से उसको कम पद पे होने पे भी ज्यादा सैलरी दी जा रही। इस वजह का इन्होंने विरोध किया। तो विरोध करके जाके अंग्रेज के उच्च अधिकारियों से मिले। उन्होंने बताया ऐसी ऐसी बात है, मुझे कम क्यों दे रहे हो सैलरी। उसने क्या करा? एक इसके ऊपर कमेंट कर दिया। अंग्रेज ने क्या करा? इनके ऊपर कमेंट कर दिया और कह दिया कि अच्छा तुझे इतना ही ज्ञान है तो तू तेरा अपना अलग खोल ले। तो उसने क्या कहा? सिर्फ एक ये बोल दिया इतनी बात में, तुझे ज्यादा ज्ञानी है तो तू अपना अलग खोल ले, क्यों पढ़ा रहा है? तो मत पढ़ा, जा दे जा, रिजाइन दे जा। ऐसा सिर्फ इन्होंने बोल दिया। वो बात जब इनके दिल पे लग गई और उस बात की वजह से ही इन्होंने अपना एक वहां से नौकरी छोड़ करके और ये खुद बिजनेस में उतरे कि यार कि हम ये पढ़ाने करने से मतलब नहीं, बिजनेस में उतरे। और बिजनेस में जाकर के इन्होंने एक उद्योग की स्थापना करी। वहां पे ये कई केमिकल बनाते थे। एक नया केमिकल भी बनाया, मर्क्यूरस नाइट्रेट। मर्क्यूरस नाइट्रेट मतलब ये इतने इंटेलिजेंट थे, इन्होंने एक नया केमिकल भी खोज दिया, मर्क्यूरस नाइट्रेट, जो काफी उपयोगी केमिकल था। पर यह नाम पूछा जा सकता है कि मर्क्यूरस नाइट्रेट की खोज किसने की? प्रफुल्ल चंद्र रे ने। ये आपको इंपॉर्टेंट बात यही याद रखनी कि मर्क्यूरस नाइट्रेट की खोज की प्रफुल्ल चंद्र रे ने। और इनकी जो बुक थी वो बुक है द हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री। द हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री। तो कैसी लग रही है आपको आज की हिस्ट्री की क्लास? उम्मीद है आपको पसंद आ रही होगी। इसी क्रम में हम चलेंगे थोड़ा सा आगे। प्रफुल्ल चंद्र रे ने क्या किया? इन्होंने केमिकल खोजा मर्क्यूरस नाइट्रेट। और ये जो आप पढ़ रहे हैं, अगर आपको इसी रूप में पीडीएफ चाहिए, वैसे तो आपको पीडीएफ वैसे भी सारी मिल जाती है, लेकिन इसी रूप में अगर आपको प्रिंट करवानी है कि जैसे ये दे रखी है चित्रों के साथ में, अगर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ पा रहा है तो मैं इसको इस फॉर्मेट में दे दूंगा कि एक पेज में आपके पास में 4-4, 5-5 पेज एक साथ हो जाएंगे। तो जैसे ये 30-35 पेज है तो आपके पास लगभग 10 से 8-10 पेज में, 12 पेज में आपके पास वो निकल के आ जाएगी। कलर है, चाहो तो आप कलर प्रिंट करवा लो,
चाहो आप इसको ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट करवा लो, पर आपको अगर इसी रूप में पढ़ना है तो आपको इसी रूप में अवेलेबल हो जाएगी। साथ में एक तो नॉर्मल जैसे आपको मिलती पीपीटी, एक आपको इस रूप में भी अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, चलेंगे आगे। आगे अब अंतरिक्ष के स्वप्न दृष्टा, जो किसको बोला जाता है, विक्रम साराभाई, नाम सुना होगा आपने। अब हम उन लोगों के पास में पहुंच रहे हैं जिन लोगों के नाम आप सुन चुके होंगे, जैसे कि विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई ने, इन्होंने क्या किया, अंतरिक्ष में जाने की इन्होंने कोई बात सोची, अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में सोचा, अंतरिक्ष के बारे में कोई भी खोज की, इसलिए उनको बोलते हैं। जैसे कि होमी जहांगीर भाभा ने क्या किया, परमाणु एटम के बारे में उन्होंने कई जो रिएक्टर स्थापित किए, तो परमाणु युग के जनक थे परमाणु भाभा। वैसे अंतरिक्ष युग के जनक आप बोल सकते हो विक्रम साराभाई को। इनको अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। ठीक है, इन्होंने क्या किया, कॉस्मिक किरणें जो होती है उसके अंदर इनका बहुत बड़ा योगदान था, कि कॉस्मिक किरणें होती है उन किरणों में इन्होंने योगदान दिया। साथ में जो सतीश धवन के साथ मिलकर के इन्होंने भारतीय कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट तथा रोहिणी का प्रक्षेपण कराया। भाई सतीश धवन थे, सतीश धवन सेंटर के नाम से आज जो इंस्टीट्यूट है, वैसा ही वो किसके नाम पर, वो सतीश धवन इनके साथ मिलकर के, कि सतीश धवन और विक्रम साराभाई दोनों ने मिलकर के क्या काम किया, आर्यभट्ट और रोहिणी इनका प्रक्षेपण करवाया, बिल्कुल सफल प्रक्षेपण करवाया कि अंतरिक्ष में पहुंचा दिया। उस समय तो अंग्रेज या दूसरे जो देश है वो देखते रह गए कि भारत भी अपना खुद का रॉकेट वगैरह लॉन्च कर सकता है, और वो सबसे पहले कौन से थे, आर्यभट्ट और रोहिणी। इस तरीके के उपग्रह इन्होंने खुद ने प्रक्षेपण करा यहाँ पे इंडिया से। ठीक है, इसरो की स्थापना हुई उस समय की बात है ये, कि सतीश धवन और विक्रम साराभाई इन दोनों ने मिलकर के किया। ठीक है, इन्हीं के प्रयासों से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो की नींव पड़ी। जो इसरो की शुरुआत हुई वो उस समय इनके प्रयासों से हुई। किसके प्रयासों से, विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई के प्रयासों से इसरो की स्थापना हुई। अब सोच रहे इसरो जब स्थापित हुआ तब की बात है विक्रम साराभाई, यानी कि उससे पहले हमारे पास में अंतरिक्ष का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था, अंतरिक्ष के बारे में हमारे पास में कोई इंस्टीट्यूट नहीं था, कुछ भी नहीं था। उस समय इन्होंने रॉकेट लॉन्च, ये जो उपग्रह भेजे आर्यभट्ट और रोहिणी, ये उस समय इन्होंने स्टार्टिंग में उपग्रह भेज दिए और सफल प्रक्षेपण हुआ है। ठीक है, सबसे बड़ी बात है सफल प्रक्षेपण। आज भी कई देश ऐसे हैं जिन्होंने अब तक भी अपना एक भी उपग्रह सफल प्रक्षेपण नहीं करा है। आज भी इतने पूरे विश्व में अनेकों देश है, और इंडिया इस फील्ड में काफ़ी आगे बढ़ चुका है। अब हम ये मान लीजिए कि नंबर 1 की ओर बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे, कि हमारी रैंक अपर होती जा रही है, कि पहले हम 10वें नंबर पे, फिर हमने और कोई बहुत सारे उपग्रह भेज दिए, फिर और उपग्रह भेज दिए, फिर और उपग्रह भेज दिए, तो सब देखते जा रहे हैं कि हमने चंद्रयान भेज दिया, फिर हमने मंगलयान भेज दिया। तो जो दूसरे नहीं कर पा रहे, काफ़ी ज़्यादा बजट में काफ़ी ज़्यादा पैसा, विकसित देश जो चीज़ नहीं कर पा रहे वो एक विकासशील देश कर पा रहा है, और बहुत अच्छे तरीके से इसको कर पा रहा है। और इस कार्यक्रम की शुरुआत, जो अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत किसको मानी जाती है, विक्रम साराभाई के द्वारा। ठीक है, इसरो के संगठन में इसरो के जो स्थापना हुई उन्होंने इसमें योगदान दिया। साथ में हम देखेंगे कि भारत सरकार ने आर्यभट्ट, जो हमने आर्यभट्ट अभी वैज्ञानिक पढ़ा, उसके नाम पर अपना जो प्रथम कृत्रिम ग्रह था उसका नाम आर्यभट्ट रखा। ठीक है, प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट किसके नाम पर रखा गया, उस आर्यभट्ट के नाम पे जिन्होंने जीरो की खोज की थी। ठीक है, इसका नाम रखा गया, प्रथम कृत्रिम उपग्रह था ये। आपको ये याद रखना है, आर्यभट्ट तो आप पहचान जाओगे कि आर्यभट्ट कौन सा है, लेकिन आर्यभट्ट के नाम पर किसका नाम रखा गया, प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम। ठीक है, दूसरे उपग्रह का नाम इन्होंने भास्कर रखा। जो भी आपको अभी पता है कि भास्कर क्यों रखा, क्योंकि भास्कर भी एक प्रमुख गणितज्ञ रहे। ठीक है, भास्कराचार्य के सम्मान में दूसरे ग्रह का नाम रख दिया गया भास्कर। ठीक है, और ये हमारे प्रोग्रेशन एकेडमी का स्कैनर है। आप चाहो तो आप जहाँ भी ये क्लास देख रहे हो, ये जहाँ भी आपके पास में PDF आपके पास अवेलेबल होती है, उसमें अगर आप इसको स्कैन कर लेंगे तो आप हमारी प्ले स्टोर पर, हमारी ऐप पर पहुँच जाएंगे। वहाँ आप ये क्लास आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, अब कोपरनिकस ने आर्यभट्ट से पहले बता दिया था कि, सॉरी, आर्यभट्ट ने कोपरनिकस से पहले बता दिया था कि पृथ्वी घूमती है। इस बारे में भी हमने बात कर ली कि पृथ्वी अपनी दूरी पे घूमती है, ये बात आर्यभट्ट ने बता दी थी। और दिन और रात बनते हैं, चंद्रमा, ये सारी बातें जो इन्होंने बताई आर्यभट्ट के ग्रंथ, ये चीज हो चुकी है। चलेंगे आगे, अब देखेंगे हम हरित क्रांति। हरित क्रांति को लेकर के आ रहे हैं, तो वो भी एक वैज्ञानिक ही है। वो पौधों पर प्रयोग कर रहे हैं, तो वो भी एक वैज्ञानिक को, यानी कि आपको पता है हरित क्रांति कौन लेकर के आए, MS स्वामीनाथन। ठीक है, ये नाम सबको पता होता है कि MS स्वामीनाथन है जो भारतीय हरित क्रांति के जनक है। और एक आपने देख लिया विक्रम साराभाई, जिन्होंने कॉस्मिक किरणों की खोज की और इसरो के संगठन में उन्होंने प्रमुख योगदान निभाया। साथ में इनके साथ में कौन था, सतीश धवन इनके साथ में थे। ये बात हमने देख ली भी, विक्रम साराभाई और सतीश धवन, इन दोनों के प्रयासों से रोहिणी और आर्यभट्ट और रोहिणी, इन दोनों को उपग्रहों को छोड़ा गया। और वेणु बप्पू वो थे ही सही जिनके नाम पर पुच्छल तारे का नाम रखा गया। ठीक है, M के वेणु बप्पू,
एक पुच्छल तारे का नाम रखा गया बप्पू बोक न्यूक्रिक, ऐसा नाम था। ठीक है, ये सब देख लिया, बस वहाँ पे वो कलर साफ नहीं दिख रहा था इसलिए थोड़ा व्हाइट कलर में इसको लेकर के आए। चलेंगे आगे। अब हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे अब अंतिम छोर पे आ गए कि सबसे ज़्यादा जो प्रयोग किए, सबसे ज़्यादा जो अंतरिक्ष कार्यक्रम में सबसे उपयोगी, अंतरिक्ष कार्यक्रम नहीं, परमाणु रिएक्टर, परमाणु बम बनाने में जो योगदान रहा वो मिसाइल मैन, यानी कि आप सभी इनको जानते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम। जानते होंगे, फोटो से आपको काफी आराम से पता लग रहा है कि भाई एपीजे अब्दुल कलाम। इनका नाम बताने की मुझे जरूरत नहीं है, मिसाइल मैन के नाम से सब जानते हैं। कि मिसाइल मैन का एक सफर हम देखेंगे इन्होंने क्या क्या किया। इनकी शुरुआत में इन्होंने क्या है, नासा से रॉकेट प्रक्षेपण का प्रशिक्षण लिया। सबसे पहले तो इन्होंने नासा में जाकर के, अमेरिका की एजेंसी नासा, वहां जाकर के इन्होंने ये प्रशिक्षण लिया कि रॉकेट को कैसे भेजा जाता है। ठीक है, रॉकेट प्रक्षेपण सीखा। फिर इन्होंने यहां आकर के भारत का पहला रॉकेट नाइक अपाचे छोड़ा। दूसरी बात फिर इन्होंने देखी SLV-3, वो क्या है, SLV-3 था जो इनके नेतृत्व में उड़ान भरता है। और रोहिणी जो उपग्रह था, अभी जो हमने देखा रोहिणी उपग्रह जो भेजा गया, वो रोहिणी उपग्रह सतीश धवन और विक्रम साराभाई इन दोनों के प्रयासों से भेजा गया, भेजा इन दोनों के प्रयासों से। लेकिन भेजने में जो काम आया है वो काम आया है आपका SLV-3, और वो SLV-3 इनके नेतृत्व में बनाया गया। ठीक है, फिर आपके पास में MG मेनन, इनकी लगन से प्रभावित होकर के, MG मेनन थे, प्रोफेसर MG मेनन, इनकी लगन देख करके उन्होंने क्या करा, इनको इसरो का अध्यक्ष बना दिया। पहले इसरो स्थापना कब हुई, स्थापना आपको पता है, उनके साथ उन्होंने की स्थापना के समय के बाद में जब अध्यक्ष बनाया वो किसको बना दिया, एपीजे अब्दुल कलाम को। ठीक है, फिर बाद में 1983 में इनके नेतृत्व में 5 प्रमुख मिसाइलों का विकास हुआ। 5 मिसाइलें बनाई गई 1983 में, और वो नाम आपको अच्छे से रटे हुए होना चाहिए, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। जो हमारा एक टॉपिक है साइंस टेक वाला, उसमें हम इन सब के बारे में विशेष रूप से अध्ययन करेंगे कि पृथ्वी क्या होती है, अग्नि क्या होती है, जमीन से जमीन मारक क्षमता कौन सी है, जमीन से हवा में मारक क्षमता कौन सी है, पानी से हवा में मारक क्षमता कौन सी है। इस रूप में इनको अलग अलग बताया गया, कौन सी कितनी डिस्टेंस में मार सकती है, कौन सी ज़्यादा डिस्टेंस से मार सकती है। वो सारी डिस्टेंस के आधार पर ये 5 अलग अलग मिसाइलें बनाई गई, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। ये 5 मिसाइलों का विकास किया एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में। फिर साथ में 1998 में पोखरण में परमाणु जो बम था उसका परीक्षण किया गया, और इस परीक्षण के साथ में भारत भी एक परमाणु शक्ति के रूप में उभरा। सारे देश सब जानने लग गए कि भारत भी कुछ चीज है। वो कैसे हुए, क्योंकि भारत भी एक परमाणु शक्ति बन गया 1998 में, खुद के दम पे, खुद इसने परमाणु रिएक्टर बनाया, खुद परमाणु बम बनाया और खुद ही परमाणु का परीक्षण कर लिया। वो भी कब, जबकि भारत के ऊपर बैन लगा हुआ था, पूरा अमेरिका भारत के ऊपर बैन लगा हुआ था कि ये परमाणु परीक्षण नहीं करना चाहिए, परमाणु बम नहीं बनाना चाहिए। फिर भी हमने बना लिया, बना करके और उनकी नाक के नीचे उसका प्रक्षेपण भी कर लिया, उसका प्रक्षेपण ने परीक्षण भी कर लिया, परीक्षण करके और सफल परीक्षण करा। और परीक्षण इतना खतरनाक था कि हमने जब उसको बिल्कुल लो लेवल पे उसका परीक्षण किया तो भी पूरी धरती हिला करके रख दी। तो उससे उनको समझ में आ गया कि अगर ये पूरे लेवल से अगर इसको करेंगे तो धरती को एक बार में भी तबाह कर सकते हैं। तो इस तरीके से अब भारत भी क्या है, एक तरह से परमाणु शक्ति है, और खुद के दम पर। ठीक है, किसी का सहयोग नहीं लिया हमने, पड़ोसी देशों का या किसी का छुप करके चोरी छुपे कोई सहयोग नहीं लेकर, खुद के दम पर किया। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी 1998 में परमाणु परीक्षण। ठीक है, 5 यहाँ पे मिसाइलें बनाई, इसलिए इनको बोलते हैं मिसाइल मैन। भाई 5 मिसाइलें बना दी, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग, आकाश। आज भी ये काफी फेमस मिसाइल है और आज भी इनमें ही कई आपके पास में नए नए अचीवमेंट हमें प्राप्त हो रहे। ये 5 मिसाइलें बनी, इसके नाम पर इनको मिसाइल मैन भी बोला जाता है। और एक और बात, इनकी एक और उपलब्धि रही कि 2002 से 2007 तक ये राष्ट्रपति रहे, जो सबको पता है। दूसरी बात, इनको पद्म भूषण मिला 1981 में, पद्म विभूषण मिला 1990 में, और भारत रत्न मिला 1997 में। यानी कि पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न, जो कि भारत का सर्वोच्च सम्मान है, वो सब कुछ मिल चुका है हमारे मिसाइल मैन को। ठीक है, आगे कुछ और बातें इनके बारे में वो हो चुकी है, बाकी इनके बारे में ज्यादा बताने की मुझे जरूरत नहीं है। आपने आज देख लिया कि किस तरीके से हमने चरक सुश्रुत संहिता यहां से शुरू करके और हम लेकर के आए परमाणु बम, बम धमाके, न्यूक्लियर रिएक्टर और मिसाइल के निर्माण तक। यानी कि साइंस में प्राचीन काल से लेकर के आज तक काफी योगदान रहा है भारत का। भारत में कई टेक्नोलॉजी थी, काफी सालों पहले, हजारों सालों पहले भी भारत ने कई अचीवमेंट्स प्राप्त कर लिए थे, कई नई खोजें हो गई थी, बस उनको उतना नाम नहीं मिल पाया, इसलिए लोग जानते नहीं है। और शायद इसी वजह से उन चीज़ों का लोग जाने, आप जैसे स्टूडेंट जाने, हम जैसे टीचर्स भी जाने,
और इस वजह से इस चैप्टर को आपके सिलेबस में जोड़ा गया है ताकि लोग जाने और क्वेश्चन पूछे, आरपीसी में क्वेश्चन आएगा तो लोग जानेंगे कि किस तरीके से भारत में क्या क्या पहले से अचीवमेंट हमें प्राप्त थी। तो इस आधार पर हमारा ये आज का चैप्टर था। तो ये चैप्टर उम्मीद है कि आपको काफ़ी पसंद आया होगा और इसमें आपको कुछ ही नहीं है। अब बाकी का जो भी ये दिया है ये मटेरियल पर्याप्त है, इतना आप पढ़ लोगे तो आपका क्वेश्चन इसी में से बनेगा। आपको बस ये पढ़ लेना है, जो भी हमने मेन चीज़ें देखी आपको बस वो इफेक्ट याद नहीं करना। जैसे रमन इफेक्ट क्या था, पेल्स इक्वेशन क्या थी, रमन इफेक्ट आपको याद करने की जरूरत नहीं है, पेल्स इक्वेशन तो फिर भी याद हो जाएगी। बाकी का आपको साइन एक्स का फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं कि साइन एक्स का मान कैसे निकाला, बस ये किसने निकाला, किसने कौन सी पुस्तक दी ये याद होना चाहिए, किसने कौन सा प्रयोग किया ये याद होना चाहिए, और किसने क्या क्या नई अचीवमेंट प्राप्त की। यही इसके आधार पर क्वेश्चन बनेंगे। सीधे सीधे आपके पास फैक्ट पूछे जाएंगे कि किसने मिसाइल, ये 5 मिसाइलें किसने बनाई, इसकी स्थापना किसने की, ये सबसे पहले जो सर्जन थे कौन थे, इन्होंने कितने प्रकार के उपकरण बताए, ये उपकरण कौन से थे। इस आधार पर यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ठीक है, इस तरीके से आपको ये क्लास अगर पसंद आ रही है तो आप बताइएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ये हमारी आज की जो भारत और विज्ञान में भारत की पारंपरिक ज्ञान प्रणाली जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से शुरू हुई, जो योग शास्त्र से शुरू होकर के मैथमेटिकल से होकर के और आखिर में मिसाइल मैन तक जाकर खत्म हुई, वो आज की क्लास आपको यहीं समाप्त करते हैं। तब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।